जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। सब सरल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना, अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना, अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। खुद ही भला हो जाएगा, कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी, फिर निकल उड़ जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु
सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। Boys, you can do this. Keep the pressure on. Keep attacking. You need to win this. Mark the players. Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। प्रेम की गंगा, बहाकर
प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में। आया है दिल को सुकून के करीब आने में, आया है दिल को सुकून के करीब आने में। मुद्दत से 10 लखियों को मिला आज वो सागर, तक से 10 लखियों को मिला आज वो सागर। खटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में, खटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। Good morning, everyone. Morning, sir. मॉर्निंग सर। Good morning. गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग सब? सब अच्छे हैं सर। बहुत अच्छा है। और आज यहाँ पे धमाकेदार होने वाला है और कल से ही अनाउंसमेंट हो चुका है हमारा। और सबसे अच्छा चीज है मंथ आज हमारा है और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोग को जब बोलने का मौका मिलता है ना, एक अंदर से एक्साइटेड जोश जुनून आ जाता है। ये स्टेज ये मंच हमारा है और मैं पहले ही संभव सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि संभव सर जैसा करते हैं ना, संभव सर जैसा गुरु और कोच कभी नहीं मिलेंगे हम लोग को। ये मंच हमको दे रहा है, पैसा दे के तो सब लोग टीचिंग कर रहा है, सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लाइफ चेंज हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसे ओपन स्टेज में मौका देने वाला कोई भी इंडिया में आज तक मैं कोच नहीं देखा हूँ। तो हम लोग ना एक लकी पर्सन है, जबरदस्त। खुद के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। थोड़ा सा आज का थोड़ा सा सेशन थोड़ा अलग टाइप का करेंगे, तो जोरदार ताली का साथ खुद का ऊपर ताली कीजिए। हम लोग एक कंपेन है और हमारा माइंड सेट है कि जोश जुनून का साथ आज काम करेंगे। और हम मेरा ये कहना है आज का जो मंच में, आज का मंच में प्राइज लेने वाला है कौन, ऐसा यहाँ पे लीडर है, कौन सा यहाँ पे एक सक्सेसफुल पर्सन है, आज यहाँ पे पॉइंट किया जाएगा क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुका है। और कल जो अनाउंसमेंट हुआ है, आज 3 आदमी को यहाँ पे प्राइज मिलने वाला है। हम लोग लास्ट 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना जो भी है, 1 महीना जो भी हम लोग मतलब क्लास कर रहा है, स्कूल जा रहा है, मॉर्निंग क्लास आ रहा है, तो हम लोग क्या सीखे हैं, वो टैलेंट, वो स्किल आज यहाँ पे हम लोग मतलब प्रेजेंटेशन करने वाले हैं।
तो मेरा ये कहना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म में देख रहा हूँ ना, हम लोग ये जूम का माध्यम से, डिजिटल का माध्यम से, आज समक सर का अंडर में हम लोग जो स्टूडेंट का हिसाब से जो टीचिंग कर रहा है, आज पता चलेगा आज कैसे मतलब यहाँ पे हम लोग जो टैलेंट है दिखाएंगे। तो कल का टॉपिक हम सबको पता है, और टॉपिक ये है कि हम लोग को कुछ भी बॉडी लैंग्वेज का साथ, मतलब एक्शन का साथ, जैसे हम लोग स्टेज में बोलते हैं, जैसे फीलिंग आता है, जिसे सार बोलते हैं, जो चीज बोलते हैं वो फीलिंग का साथ बोलते हैं, तो सेम चीज आज हम करेंगे। और सबसे अच्छा चीज है सार का यहाँ पे दर्शन होना जरूरी है, क्योंकि सार अगर पास में रहेंगे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। तो ताली के साथ सार का स्वागत कीजिए, और स्वागत करने के बाद आज हम लोग कैसे करेंगे, जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे जोश जुनून आना चाहिए। अभी हम लोग खुद के लिए जैसे अप्रिशिएट किए हैं, ताली बजाए हैं, तो ऐसे समक सर को ताली का साथ स्वागत कीजिए। 2 मिनट सर का साथ बात करेंगे और सर थोड़ा गाइडलाइन देंगे, फिर हमारा सेशन चालू करते हैं। वेलकम समक सर। Wow. Good morning, good morning, good morning. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। Good morning. Wow. नॉइज कहाँ से आ रही दोस्तों? प्लीज हम लोग सब लोग ना अपने को म्यूट रखिएगा, जिसको बोला जाएगा वो अनम्यूट करेंगे, ऑप्शन मिलेगा प्लीज। हाँ, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? यस सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल। मुझे लग रहा है कहीं से मेरे यहाँ से प्रॉब्लम है क्या? सर्वेश कुमार से नॉइज आ रही है। हेलो, 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 मेरी आवाज आ रही? हेलो, हाँ आवाज आ रही है। नॉइज कहाँ से आ रही है? आप लोग नॉइज सर्वेश कुमार से आ रही है। सर्वेश कुमार से आ रही है? देखिए ना। अच्छा, तो सर्वेश कुमार कौन है भाई आप? नहीं, सर्वेश कुमार। अच्छा, हेलो, आप नॉइज आ रही है क्या? आ रही है, लगातार आ रही है। लगातार आ रही है ना? सर्वेश कुमार से आ रही है। सर्वेश जी अपने आप को म्यूट कीजिएगा प्लीज, यहाँ से म्यूट हो नहीं पा रहा। एक्चुअली इनका ऑडियो कनेक्टेड ही नहीं सर्वेश जी का। अभी भी आवाज आ रही है यार? ये सर्वेश कुमार कौन है? यहाँ से आवाज आ रही, सही कह रहे हैं आप। सर्वेश जी आप दोबारा एक बार म्यूट कीजिएगा, दोबारा लॉगिन कीजिए सर्वेश जी। ठीक है, अभी सही है आई थिंक। अभी ठीक है, अभी सही है, आवाज सही है, अब प्रॉपर है। यस बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रॉपर है। सर्वेश जी को रिमूव कर दिया मैंने, दोबारा वो लॉगिन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज हम एक कंपटीशन करने वाले हैं यहाँ पे। आज मेडिटेशन को हम स्किप करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन में 45 मिनट्स लगता है। मैं कल डिजाइन कर रहा था मेडिटेशन को, और मेडिटेशन के अंदर 45 मिनट्स लगते हैं, और उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है
मैं आपको मेडिटेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ ताकि हम कल से मेडिटेशन को और पावरफुली कर पाएं। मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन में क्या कनेक्शन है, ये मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं बिल्कुल सीरियसली आप लोग समझिएगा इस चीज को कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी मैनिफेस्ट होता है ये प्रूव हो चुका है, बिल्कुल ध्रुव सत्य है ये। जो कुछ भी मैनिफेस्ट होता है, जो कुछ भी आप एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ भी आप बनाते हैं, जो कुछ भी आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आपने उसकी एक डिजायर, एक इंटेंशन आपके पास थी और उसको कहीं ना कहीं आपने विजुअलाइज किया था, कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ें पहले आई थी, पहले माइंड में आई थी, फिर जाके वो रियलिटी में आई थी। इस कॉन्सेप्ट को आपको 100% समझना पड़ेगा और जितना क्लियर विजन आप देख पाएंगे किसी चीज का, किसी भी बात का, किसी भी आपका कोई कंपनी है या आप खुद हैं, आपका हेल्थ जैसा है, जितना क्लियर विजन आप देख पाएंगे उतना ही अच्छा आपका मैनिफेस्टेशन होने वाला है। जितना डिक्लटर होगा, जितना साफ सुथरा होगा, जितना कलरफुल होगा। आप देखते हैं जब मैं मेडिटेशन कराता हूँ तो वहाँ पे कलर्स की बात करता हूँ, साइज की बात करता हूँ, बहुत बड़ा सा है कलर है, और इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे चल के कभी समझाऊंगा आपको। तो आज हम मेडिटेशन को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे और आज मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, सभी लोग यहाँ पे, क्योंकि मैं जो समझ पाता हूँ कि जब सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी लेवल अलग हो जाता है और प्रैक्टिकली ये हम चीज़ों को कर पाते हैं। तो एक तो ये पार्ट है। दूसरा जो जब आप मैनिफेस्ट करते हैं कोई भी चीज़, कोई भी अपनी लाइफ में, मैंने बताया जितना क्लियरली आप देख पाते हैं, जितना क्लियर तरीके से साफ साफ आप देख पाते हैं, उतना ही ज़्यादा चांसेस है मैनिफेस्ट करने के। और ये क्लियरली आप कब देख पाएंगे? आप क्लियरली तब देख पाते हैं जब आप अल्फा लेवल में होते हैं। अब अल्फा लेवल का मीनिंग क्या है, इसको आप समझिए। अल्फा लेवल का मीनिंग ये होता है कि जब आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को देख पाएं, आपके जो थॉट्स हैं उनको कॉन्शियसली और क्लियरली देख पाएं और बिल्कुल इस तरीके से देख पाएं वहां पे कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई अनवांटेड चीजें नहीं है वहां पे। आप अपने अपने जो भी चीज आप देखना चाहते हैं बिल्कुल साफ साफ देख पाएं, और उसे अल्फा लेवल बोलते हैं। इसका एक और तरीका समझने का, जैसे मान लीजिए कि आप आंख बंद करते हैं और आंख बंद करने के बाद आप अपने फ्रिज को देखने की कोशिश कीजिए, आपके घर में जो फ्रिज है, या फिर आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है उसको देखने की कोशिश कीजिए, या आप कहीं घूमने गए थे वहाँ की किसी सामान को देखने की कोशिश कीजिए, कोई चित्र को देखने की कोशिश कीजिए आंख बंद करने के बाद। तो अगर आप नॉर्मली जागते हुए आंख बंद करके देखेंगे तो उतना साफ पिक्चर नहीं आएगा आपके माइंड में, उसका साफ वीडियो नहीं आएगा, या कोई आवाज सुनने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन जब हम अल्फा लेवल में चले जाते हैं तो वहां पे ऐसा लगता है कि सच में फ्रिज हमारे सामने रखी हुई है, सच में वो सामान हमारे सामने रखा हुआ है। अल्फा लेवल में ऐसा लगता है कि बिल्कुल सामने ही हमारी चीज है और हम उसको देख रहे हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन सब कॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट है कि जब आप अल्फा लेवल में चले जाते हैं अपने माइंड के, तो उस टाइम पे जितना क्लियर पिक्चर देख पाएंगे, और डेफिनेटली आप क्लियर पिक्चर देखते हैं तो आपका वो घटनाएं जो भी हैं वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। एक इवेंट में मैं गया था, वहाँ पे कई लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। एक बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था और इन्हीं चीज़ों को लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो वो बता रहा था कि वो बंदा हाई स्कूल मतलब हाई स्कूल पास था और उसके पास कोई भी मतलब और डिग्री वगैरह नहीं थी, लेकिन उसका सपना था कि मुझे पायलट बनना है। ठीक है, पायलट बनना मुझे मतलब प्लेन उड़ाना है, ऐसा उसका सपना था। और वो क्या किया कि जो एनएलपी का जो ये विजुलाइजेशन कराते हैं उसके गुरु जो हैं, उन्होंने उसको विजुलाइजेशन कराया अल्फा में ले जाकर।
और अल्फा में ले जाने का जो मैं तरीका यहाँ पे आप लोगों के साथ यूज करता हूँ, जो मेरा तरीका है, जिसमें मैं 10 मिनट कम से कम लगता है, कई बार 15 मिनट लग जाता है अल्फा लेवल में ले जाने में। अल्फा लेवल में जाए बिना अगर आप मेडिटेशन करेंगे, विजुलाइजेशन करेंगे, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो सिर्फ एक ख्वाब की तरह रहेगा। और जैसे ही आप अल्फा लेवल में चलेंगे तो वो फिर सच्चाई बनने वाली है। तो वो बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि मेरा कोई ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं था, मैं 10th पास था बस खाली, और बस एक बिजनेस था मेरा, उसी को छोटा सा था कर रहा था। तो मैं जब सेशन में गया तो उन्होंने विजुलाइजेशन किया बिल्कुल 100% अल्फा में ले जाकर। और जब विजुलाइजेशन कराया गया वहाँ पे, जब उसने विजुलाइजेशन किया और उसके गुरु जब विजुलाइजेशन से बाहर निकला, तो उसका एक्सपीरियंस यही था कि मैं 100% मैं देख पा रहा हूँ, मैं पायलट हूँ, मैं चला रहा हूँ और प्लेन उड़ा रहा हूँ, ऐसे मतलब मैंने देखा। और उसके 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, वो सर्टिफाइड पायलट बना, उसको सर्टिफिकेट भी मिला, पायलट भी बना। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं उस सेशन में मैंने सुनी, और लोग बताते हैं और सब लोग अपने अपने बारे में बताते हैं। आज मैं आप लोगों को जो मेडिटेशन करा रहा हूँ, आपको जो जो चीज़ फील हो रही है, जो चीज़ आप विजुलाइज कर पा रहे हैं, और मेरी लाइफ में ऐसी हजारों घटनाएं हुई हैं, अगर मैं आपको सुनाने लगूंगा तो पूरा टाइम निकल जाएगा, जहाँ पे जो मैंने विजुलाइज किया और अल्फा लेवल में जाके। और कई बार तो हम लोग जाने अनजाने में भी ये चीज़ करते हैं, हमको पता भी नहीं होता है। मॉर्निंग के टाइम में कभी कभी हम सो रहे होते हैं, आधा जाग रहे होते हैं, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि ऐसी बहुत सारी इम्पॉसिबल चीजें मैंने विजुलाइज की हैं और वो पॉसिबल हुई मेरी लाइफ में। तो आप लोग, एक मंत्र है, एक कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल आज दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक बिलीफ सिस्टम में लेकर चलिएगा कि आपका माइंड जो है, आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है, जिसको मैं बोलता हूँ आपका खुदा है, आपका भगवान है, वो जो मान लेता है, वो जो मान लेता है वो सच हो जाता है। और ये जो अल्फा लेवल में जाकर अपने माइंड के, जो अल्फा लेवल की बात करता हूँ मैं, एक स्टेज होता है जहाँ पे लॉजिकल माइंड काम ज़्यादा नहीं करता है, हम गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू अपने इंस्ट्रक्शंस को देते हैं। तो जो आपका माइंड मान लेता है वो आपकी लाइफ में सच होने वाला है। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट में समझाना चाहूँगा, इसके बाद एक छोटी सी स्टोरी, फिर आप लोगों का कंपटीशन शुरू हो जाएगा। और एक बिलीफ सिस्टम मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड के पास लॉजिकल माइंड होता है, क्रिएटिव माइंड होता है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके समझाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, जैसे मान लीजिए ये हम हैं, और ये हमारा मान लीजिए कॉन्शियस माइंड है, ठीक। और ये लेफ्ट साइड में सामने से अगर हम देखेंगे तो इधर लेफ्ट साइड बनेगा, ये लॉजिकल माइंड होता है, और ये क्रिएटिव माइंड होता है राइट साइड। और इधर सब कॉन्शियस माइंड मान लीजिए इधर है, इधर इधर सब कॉन्शियस माइंड है। तो ये जो सब कॉन्शियस माइंड होता है, ये हमारे बिलीव्स को, हमारे हैबिट्स को, हमारे पैटर्न को, सारे को स्टोर करके रखता है, हार्ड डिस्क की तरह होता है। क्रिएटिव माइंड और लॉजिकल माइंड जो होता है, ये दोनों कॉन्शियसली जागते रहते हैं, हमेशा दिन रात काम करते हैं। सॉरी, मतलब जब जागते तब काम करते हैं, सब कॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है, ठीक है। सब कॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है, जो हमारे दिल को धड़का रहा है, जो हमारे गुर्दे को, हमारे किडनी को चला रहा है, जो हमारी सांसों को चलाता रहता है, जो हमारे पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, वो सबकॉन्शियस माइंड ही है। जो हमारी आदतें हैं, जो जिस तरीके से हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर है एक पैटर्न के रूप में। और ये पैटर्न बनता कैसे है कि एक क्रिएटिव माइंड है और एक लॉजिकल माइंड है। तो ऐसे मैं बोलता हूँ, क्रिएटिव माइंड को मैं बोलता हूँ कल्लू, और लॉजिकल माइंड को बोलता हूँ लल्लू। तो ये जो कल्लू और लल्लू हैं, ये दोनों क्या करते हैं कि आपस में बहस करते हैं। क्रिएटिव माइंड बोलता है कि मैं ना आसमान में उड़ूंगा, मैं उड़ सकता हूँ। तो लॉजिकल माइंड बोलता है कि अभी तक तो नहीं कभी उड़ा है तुमने, कैसे उड़ लोगे तुम, तुम्हारे पास पंख तो नहीं है। तो क्रिएटिव माइंड ने क्या किया कि जहाज बना दिया, प्लेन बना दिया। फिर लल्लू मान गया
और लोग उड़ रहे हैं जहाज में। क्रिएटिव माइंड ने कहा कि मैं जो है दुनिया को मुट्ठी में कर लूंगा। कल्लू ने बोला कि मैं दुनिया को मुट्ठी कर लूंगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो लल्लू ने बोला तुम तो पेट्रोल पंप पे तेल भरते हो, तुम कैसे दुनिया को मुट्ठी में कर लोगे। लेकिन जब कल्लू धीरे 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 अपने पैर पसारने लगा तो एक दिन लल्लू को लग गया कि नहीं ये कर सकता है। और जब लल्लू और कल्लू दोनों की सहमति हो जाती है, जब क्रिएटिव माइंड मतलब कुछ नया सोचने का, और जो लल्लू माइंड जो लॉजिक है, जो पुरानी चीजों को देखता है, अभी जब जो हुआ उसको देखता है, जब दोनों मान लेते हैं तो जब मान लिया तो फिर हो गया। जो चीज मान ली जाती है वो सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न के रूप में बैठ जाती है। वो जो चीज मान ली जाती है उसको सबकॉन्शियस माइंड को दे दी जाती है, भाई तुम इसको रख लो, अब यही तुम्हारा नसीब है, यही तुम्हारी तकदीर है, इसी तरह से तुमको काम करना है। तो इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत सारे पैटर्न बन जाते हैं, और वो पैटर्न होते हैं कल्लू और लल्लू के समझौता के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, जो मान लिया जाता है वो हो जाता है पैटर्न। तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज को मैं आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। इसके बाद एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगा आपको। जयपाल जी को समझ में आ गया, और किसको समझ में आ गया? महेश जी को, सतीश जी को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो हमको परमात्मा ने दोनों माइंड दिया है, क्रिएटिव माइंड भी। जब एक बच्चा पैदा होता है और 3 साल 4 साल 5 साल तक वो क्रिएटिव चल रहा था, 100% उसका क्रिएटिविटी इंडेक्स जो होता है वो 10 होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, हम उसके क्रिएटिव इंडेक्स को कम कर देते हैं, हम उसको लॉजिकल इंडेक्स देते हैं। मतलब कि वो बच्चा, एक गिलास होता है, ऐसे ऐसे गिलास होती है हाथ में, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वो पानी भरा रहता है, वो उसको उल्टा करता है, ऐसे उल्टा कर देता है, पानी गिरने लगता है। तो वो हम उसको बताते हैं कि अरे बेटा पानी को उल्टा नहीं करते हैं, पानी गिर जाता है। एक लॉजिक हमने उसको दे दिया, तुम बेड पर से कूदा मत करो, चोट लग जाएगी, एक लॉजिक हमने उसको दे दिया। और ऐसे इतने सारे लॉजिक देते देते उसकी क्रिएटिविटी को हम मार देते हैं। फिर वो लाइफ में जो नया करने का उसका जो ताकत होती है, 10 रहती है, जो कैपेबिलिटी रहती है, वो धीरे धीरे 3-4 पे आके रुक जाती है। और एज ए एडल्ट हमारी क्रिएटिविटी सिर्फ 3 या 2 के पास रह जाती है। अदरवाइज जब भगवान ने हमको इस दुनिया में लेके आए थे, भगवान हमको परमात्मा, तो हमारी क्रिएटिविटी 10 थी, हम कुछ भी नए तरीके से करते थे, और आज नहीं कर पाते हैं। हमारा कल्लू तब बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन अब हमारा लल्लू स्ट्रांग है। हमको पता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किससे बीमारी हो जाएगी, किससे सही हो जाएगी, इतनी सारी चीजों लोग लल्लू ने बैठा रखा हमारे दिमाग में कि कल्लू बेचारा अपंग हो गया है। अब अपने कल्लू को जगाना है और अपने क्रिएटिव माइंड को जगाना है, कुछ नया करना है, कुछ प्रोडक्ट में नया लेकर आना है, कुछ लाइफ में नया करना है। अभी तक जो चल रहा है उससे बाहर निकलना है, कुछ बड़ा सोचना है। ये जो दायरे बनाए गए हैं बहुत सारे हमारी लाइफ में, ये सब लल्लू के बनाए हुए हैं। लल्लू मतलब लॉजिकल माइंड, ठीक है। तो कल्लू को हाँ ध्यान दीजिएगा, लॉजिकल माइंड भी जरूरी है, क्योंकि लॉजिकल माइंड क्रिएटिव माइंड को सपोर्ट करता है, क्रिएटिव माइंड लॉजिकल माइंड को सपोर्ट करता है। इसीलिए जो बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, वहां पे आविष्कार करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, आपने देखा गया होगा ज्यादातर साइंटिस्ट को लोग पागल घोषित कर देते हैं, क्योंकि उनका कल्लू बहुत तेज चलता है। लल्लू को किनारे रख देते हैं, जाओ तुम हटो, मुझे करने दो। लेकिन फिर भी लल्लू आता है, सपोर्ट करता है लल्लू की, अरे भाई तुमको बिजली का झटका लग जाएगा, तुम गिर जाओगे, टूट जाओगे, नुकसान हो जाएगा। तो एक दूसरे का अगर लल्लू और कल्लू सपोर्ट करते हैं, लॉजिक भी स्ट्रांग है, क्रिएटिविटी भी स्ट्रांग है, तब जाके इनोवेशन होता है, आविष्कार होता है। और ये इनोवेशन और आविष्कार सिर्फ प्रोडक्ट पे नहीं होता है, आप अपने ऊपर भी इनोवेशन आविष्कार कर सकते हैं, आप खुद को बना सकते हैं। यू कैन डिजाइन योर डेस्टिनी। आप अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, अपने मन माफिक कर सकते हैं। आप जैसा नसीब चाहिए, तकदीर चाहिए, आप बना सकते हैं, क्योंकि आपका नसीब, तकदीर लल्लू और कल्लू ने जो मान लिया वही होने वाला है, और वो आपकी सबकॉन्शियस में जाके फिट हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? एक छोटी सी स्टोरी 5 मिनट के लिए, फिर इसके बाद आपका घमासान शुरू होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सारे लोगों को समझ में आ रहा है?
चैट बॉक्स में लिखेंगे क्विकली प्लीज। वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको बताऊं एक छोटी सी स्टोरी, आप सुनिएगा। स्टोरी जो है हाइपोथेटिकल है, लेकिन बहुत बड़ा लेसन इसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति था, एक इंसान था, लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान था और सब कुछ ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं। तो उसने वो क्या किया कि किसी पंडित जी के पास गया। पंडित जी के पास गया तो बोला, पंडित जी लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कोई सोल्यूशन बताइए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उसका कुंडली उंडली देखा और हाथ वाथ देखा, बोला ऐसा है कि तुम एक काम करो कि ब्रह्मा जी की पूजा करो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कुछ क्रिएट नहीं हो पा रहा है, कुछ बन नहीं पा रहा है तुम्हारी लाइफ में। तो ऐसा करो ना, तुम ब्रह्मा जी की पूजा करो, और तुम्हारी लाइफ में कुछ नया नहीं हो पा रहा है तो ब्रह्मा जी बहुत हेल्प करेंगे। तो उसने बोला ठीक है, ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। और ब्रह्मा जी की पूजा करने लगा। एक छोटी सी मूर्ति लेके आया ब्रह्मा जी को। उन्होंने बताया कि एक छोटी सी मूर्ति ले लेना और थोड़ा सा अगरबत्ती ले लेना, धूप बत्ती ले लेना, सेंट वगैरह ले लेना, लड्डू ले लेना थोड़ा सा, और ब्रह्मा जी को खिलाना तुम, ठीक है। अब वो वैसे ही किया, मूर्ति ला के ब्रह्मा जी की पूजा करने लगा, बढ़िया से उनको नहला धुला के उनको पूजा शुरू किया, और अगरबत्ती धूप बत्ती पूरा मन से करने लगा। और ऐसा 1 हफ्ते तक किया, कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। ब्रह्मा जी वैसे के वैसे बैठे थे, कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि बड़ा नाराज हुआ वो, पंडित जी पे बहुत गुस्सा आया, तो फालतू की बात बता दी इन्होंने। तो वो गया पंडित जी के पास, तो पंडित जी से पूछा कि कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने फिर दोबारा बोले, चलाओ तुम्हारी कुंडली दोबारा देखते हैं, कहीं कुछ रह गया होगा। तो उन्होंने बोला ऐसा करो कि तुम ना विष्णु जी की पूजा करो। मैं अभी ध्यान से देखा हूँ तो क्रिएट तो हो रहा है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, मतलब वो ढंग से चल नहीं पा रहा है। तो विष्णु जी पालन पोषण करते हैं, तुम उनकी मूर्ति ला के पूजा करो, पक्का है इस बार तुमको फायदा हो। 1 हफ्ते तक करना, नहीं होगा तो बताना, और होगा ही होगा। तो विष्णु जी की मूर्ति लेकर आया और उनको वही सेम प्रोसेस था, अगरबत्ती धूप बत्ती लड्डू वगैरह खिलाने लगा उनको। लेकिन उसने एक काम और किया। उसने क्या किया कि जो ब्रह्मा जी की मूर्ति थी, उनके नाक में रुई लगा दिया उसने, और उनके मुंह पे पट्टी लगा दिया। बोला कि जब इन्होंने हमारा कोई फायदा नहीं किया, काम नहीं किया, तो हम धूप बत्ती अगरबत्ती से लगाएंगे तो इनको भी सेंट मिलेगा उसका, उसकी स्मेल जाएगी, और ये भी लड्डू खाएंगे। क्यों खाएंगे भाई, जब इन्होंने काम नहीं किया। तो उनको जो है ऐसे करके उनका नाक बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया, आंख बंद कर दिया। बोला आप चुपचाप बैठे रहिए, आप तो किसी काम के हैं नहीं। फिर इसके बाद विष्णु जी का उसने 1 हफ्ते तक पूजा पाठ किया, कोई फायदा नहीं हुआ उसको। तो अब बहुत गुस्से में गया, क्या नाम है, उनके पास, पंडित जी के पास, पूरा धूम धड़ाका करते हुए कि ऐसा कैसे हो गया, आप जो है आप लोग बेवकूफ बनाते हैं, ये बात। पंडित जी बोले, अच्छा रुको एक बार और सोचने दो मुझे। तो जब सोचा तो बोला, अरे यार तुम्हारी लाइफ में तो पिछले जन्म के बहुत सारे बुरे कर्म है, वो कट ही नहीं पा रहे हैं, वो सब हावी हो जा रहे हैं। तो ये काम तो न तो ब्रह्मा जी कर सकते हैं, न विष्णु जी कर सकते हैं, ये काम तो महेश जी करेंगे, शिव भगवान करेंगे। तो तुम एक काम करो, छोटी सी शिव जी की मूर्ति लेके जाओ, पहले उसको काटो, जो पुराना कर्म तुम्हारा है, जो तुमने बहुत सारे पाप किए हैं, इसमें भगवान का क्या गलती है। तो पक्का हो जाएगा वो। मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया, थोड़ा सा मैं तुम्हारे कई जन्मों के पीछे जाके देख पा रहा हूँ, ऐसा है। तो बोले ठीक है। तो फिर वो शिव जी की मूर्ति लाया, लेकिन इस बार उसने क्या किया कि विष्णु जी के नाक में भी रुई लगा दिया उसने, उनके भी मुंह पे पट्टी लगा दिया। बोला ये लोग दोनों लोग बेकार हैं, और फालतू में जब इन लोगों से कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये लोग किसी काम के नहीं है, तो क्या जरूरत इनको लड्डू और ये सब सेंट और अगरबत्ती वगैरह देने की, अननेसेसरी मेरा पैसा खर्च हो जाएगा, आप लोग चुपचाप बैठे रहिए, आप लोगों को नहीं मिलने वाला। अब वो शिव जी की पूजा करने लगा। और फिर क्या हुआ कि 2-4-10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद शिव जी भी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए, खुश हो गए, और विष्णु जी भी खुश हो गए। जब तीनों देवता खुश हो गए, सामने खड़े हो गया कि बोले तुमको जो मांगना है मांगो। अब वो सरप्राइज हो गया कि मैं तो ब्रह्मा जी की नाक में रुई लगा दिया था, विष्णु जी को जो है मैं नाक में रुई लगा दिया था, इनको तो मैंने भोग लगाया ही नहीं, तो ये लोग क्यों खुश हो रहे हैं। ये बात उसको समझ में नहीं आ रही थी।
जब उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी तो ब्रह्मा जी ने बताया और विष्णु जी ने बताया और महेश जी ने बताया कि देखिए देखो ऐसा है कि लोग मेरी पूजा करते हैं, लोग हमारी पूजा करते हैं, पत्थर समझ के करते हैं, मिट्टी समझ के करते हैं। हमको भोग भोग लगाते हैं तो उनको लगता है कि चलो थोड़ा सा मुंह में हल्का सा सटा दिया, लगा दिया, हो गया। लेकिन तुमने हमको मान लिया कि हम हैं, नहीं तो हम खा लेंगे। हम हैं, हमारे हमारे होने पे तुमने विश्वास किया, चाहे उल्टा किया चाहे सीधा किया। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमसे प्यार करते हो चाहे नफरत करते हो, चाहे हमको गाली देते हो चाहे हमको हमारी तारीफ करते हो, इट डजंट मैटर। तुम हमको मानते हो, ये मैटर करता है। तुमने हमारे नाक में रुई लगाया, क्यों? क्योंकि तुमने ये जाना, तुमको ये पता था, तुम्हारा विश्वास था कि इनकी नाक से स्मेल अंदर जाएगी, ये सूंघ सकते हैं, ये स्मेल को अंदर ले सकते हैं। ये बिलीफ जो तुमने तुम्हारे अंदर थी, जो उस बिलीफ की वजह से आज हम तुमसे खुश हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी भगवान से कनेक्ट कर लीजिए, लेकिन जब तक आप उस पर बिलीफ सिस्टम नहीं लेकर आएंगे, उसको मानेंगे नहीं कि ये भगवान है, परमात्मा है, खुदा है। और मैं जो आपको सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट जो बताता हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि ये बताने की कोशिश करता हूँ आप एक परमात्मा के अंश हैं, आप भी उसी समंदर की एक बूंद हैं, आपके अंदर भी वो सारी अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज हैं, आप भी वो सारी चीजें कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। अगर आपका जो फैन है, जो फ्रिज है, उसका जो प्लग होता है, जब तक आप पॉइंट में कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक उसका प्लग एंटर नहीं करेंगे, कितनों भी स्विच ऑन ऑफ करेंगे, पंखा नहीं चलने वाला है, फ्रिज नहीं चलने वाला है। सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ता है प्लग, और इसका मतलब होता है यूनिवर्स से कनेक्ट करना। तो अब आप बताइए कि आप सभी लोगों को समझ में आया इस स्टोरी का मतलब? वाओ, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के घमासान में। और आज का घमासान कुछ इस तरीके से है कि अब आप बोल सकते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक पे बात करना है, कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए, बात करिए आज। और लेकिन सबको कैमरे पे आके बात करना है। जैसे मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, कैमरे में ये पॉइंट होता है, यहाँ पे देख कर बात करना है। और जो बंदा बात खत्म करेगा, अभी यहाँ पे होस्टिंग नहीं होगी कोई, जो बात खत्म करेगा वो अगले बंदे को बोलने के लिए इनवाइट करेगा। किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं आप, ठीक है? वो नेक्स्ट बंदे को इनवाइट करेगा। जिस तरह से इनवाइट करते हैं कि जैसे मान लीजिए मधु जी को इनवाइट करना है, तो अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मधु जी को। एक बार जोरदार तालियों से मधु जी का स्वागत कीजिए। मधु जी बहुत अच्छी लीडर हैं। तो इस तरह से एक कहते हैं ना, एनर्जी के साथ आपको इनवाइट करना उनको। अपने आवाज में थोड़ा सा लाउडनेस, हल्का सा लाउडनेस लेके आइए, जोर नहीं लगाना है बिल्कुल भी, गला फाड़ना नहीं है, हल्का सा कोशिश करेंगे तो आ जाएगी लाउडनेस। थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर आइए शब्दों में, थोड़ा सा जहाँ पे लगे। जैसे मैं एक शायरी आपको बोल के सुनाता हूँ, ये मत पूछो कि तुम्हारे नसीब में लिखा क्या है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने नसीब पे और लिखा पे थोड़ा सा उसको लंबा खींचा, उसको स्ट्रेस दिया। या ये मत पूछो कि तुम्हारे नसीब में लिखा क्या है, पता ये करो कि तुम्हारे वजूद की वजह क्या है। तो मैंने वजूद पे थोड़ा सा स्ट्रेस दिया। तो ऐसे ही जब आप बात करते हैं कोई, तो वहाँ पे थोड़ा सा कहाँ पे दबाव देना है, कहाँ पे थोड़ा सा खुला छोड़ना है, कहाँ पे स्ट्रेस देना है। बॉडी लैंग्वेज, अपने हाथों को यूज कीजिए, अपने आई कांटेक्ट को यूज कीजिए, और एक प्रॉपर वक्ता की तरफ बात कीजिए। यहाँ पे सारे लोग लर्नर हैं, सब लोग सीखने वाले हैं, तो बहुत मजा आपको आने वाला है। तो कोई होस्टिंग नहीं होगा यहाँ पे, कोई मतलब ऐसा कोई बताएगा नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है। तो सिंपल तरीके से आप जिसको इनवाइट करेंगे उसने क्या बोला है उसकी थोड़ी सी तारीफ करेंगे बाद में। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है, बहुत अच्छा लगा है, लंबा नहीं खींचना है इस चीज को, और फिर अगले बंदे को आपको इनवाइट करना है। तो ये तरीका रहेगा। आपको जब बुलाया जाएगा बोलने के लिए, तो आप कोई भी टॉपिक पे कुछ भी बोल सकते हैं। जो मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, आप अपने लाइफ में कभी कोई अचीवमेंट किए हैं वो सुनाना चाहते हैं,
आपका कोई फ्यूचर का प्लान है आप वो सुना सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप ह्यूमर डाल सकते हैं, जैसे मैं कोई स्टोरी सुनाते हैं तो थोड़ा सा उसमें हल्का सा कॉमेडी आता है तो मजा आ जाता है। आप कोई जोक भी सुना सकते हैं, चलेगा। इसका पर्पज यही है वीक में एक बार करने का, कि आप सभी लोग थोड़ा सा आपको बोलने का प्रैक्टिस हो जाए। और आप देखिए यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। पहले अपने आप को मैनिफेस्ट करना है, फिर आप जो चाहेंगे मैनिफेस्ट कर लेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैंड रेस कीजिए, कौन बोलना चाहता है। और जो पहले बोलेगा उसको दोबारा भी बोलने का मौका मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लीडर होते हैं वो पहले इनिशिएटिव लेते हैं। हु इज गोइंग टू स्पीक फर्स्ट ऑफ ऑल? महेश दास जी, वाओ, ठीक है। महेश दास जी स्टार्ट कीजिए, आपको सारा रूल समझ में आ गया है, करिए। गुड मॉर्निंग सर। पैनल पर बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मुझे मौका मिला है यहाँ बोलने का, सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे फर्स्ट चांस दिया। सर बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। मैं चाहता हूँ कि आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई जाए। छोटी सी कहानी है और वो कहानी नहीं रियलिटी है। दुनिया के पहले करोड़पति आदमी थे जो पॉल गेटी जी। जब वो करोड़पति बने तो उनके दिमाग चला कि बाकी लोग भी तो मेरी तरह इंसान हैं। सर मेरी आवाज आ रही क्लियर? यस यस, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। बाकी लोग भी मेरी तरह इंसान हैं, उनके भी 2 हाथ 2 पैर मुंह आंख दिमाग सब समान है, तो वो भी करोड़पति हो सकते हैं। तो उन्होंने कुछ रूल्स डिजाइन किए थे। तो वो रूल्स जो जैसे मेरी समझ में आए मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका पहला रूल था नो करोड़पति फार्म जॉब। जॉब करने वाला बंदा कभी करोड़पति नहीं हो सकता। उसके लिए उन्होंने एक कार्ड लिखी कि डू योर ओन बिजनेस। आप अपना स्वयं का व्यवसाय कीजिए तो आप करोड़पति हो सकते हैं। और फिर तीसरा रूल्स उनके लिए इसके लिए दिया था कि बिजनेस विद द ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। जो आज की ट्रेंड है, जो आज की टेक्नोलॉजी है, उसके साथ अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे आज के एलईडी के जमाने में, मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से एग्जाम्पल। आप बड़ी टीवी जो कलर टीवी है, कलर टीवी दोनों है, एलईडी एंड ब्लैक एंड व्हाइट। और बड़ी वाली टीवी जो सेंसर की होती थी, सीसीटीवी ट्यूब वाली। तो अगर उस बड़ी टीवी का बिजनेस अभी खोलेंगे एलईडी के जमाने, तो भले ही हम सस्ती बेचे लेकिन वो बिकेगी नहीं, क्योंकि आज का जमाना एलईडी का है। तो उन्होंने कहा कि बिजनेस विद द ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। जो आज की ट्रेंड है, जो आज की टेक्नोलॉजी है, उसके साथ बिजनेस कीजिए आप। फिर उनका चौथा रूल था डाइवर्सिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम। आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाइए। उसके लिए भी उन्होंने एक शानदार एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए एक बंदा है जिसकी एक दुकान मेन चौराहे पर, मेन सिटी में है, मेन सिटी पे चौराहे पर है, तो उसको उस दुकान से 100 रुपया पर डे आता है। और एक बंदा है जिसकी 100 दुकानें हैं लेकिन वो बिखरी हुई जगह पे है और हर दुकान से 1-1 रुपया आता है। दोनों की इनकम 100 रुपया पर डे है, ऐसे मान लीजिए। तो आपके हिसाब से कौन सा बंदा बेटर है, जिसकी कमाई अच्छी है? या कमाते दोनों 100 रुपया पर डे है, लेकिन कौन सा बंदा बेटर कंडीशन में है? सर कोई बता पाएंगे कि कौन सा बंदा अच्छा है? पूछना चाहूंगा दर्शकों से। पहले वाला सर। पहले वाला मीन्स जो एक दुकान खोल के 100 रुपए कमा रहे हैं। क्या रीजन होगा इसका? कुछ आपके पास कारण होगा? सर ज्यादा रिसोर्सेस नहीं लगा रहे हैं, मतलब एक ही दुकान से सब मतलब ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा भी यही आंसर था, मेरे माइंड में फर्स्ट टाइम यही आंसर था। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने इसका क्लियर रीजन दिया कि अगर मेन सिटी में चौराहे पर दुकान है और आप मान लीजिए वहां से 4 लाइन निकल गया और वो दुकान उस 4 लाइन में चला गया, या ये मान लीजिए डाका पड़ गया, या ये मान लीजिए भूकंप आ गया, या मान लीजिए आग लग गई, तो उसका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, ठीक है नहीं? लेकिन जिसके पास 100 दुकानें हैं और वो डिफरेंट जगह पर है, अगर उसकी एक दुकान भी बंद हो गई, 2 भी बंद हो गई, 5 भी बंद हो गई, तो वो 95 दुकान से जो अर्निंग हो रही है उससे उन 5 दुकानों को फिर खड़ा कर लेगा वो कहीं जाके, ठीक है नहीं? तो उसकी अर्निंग बंद नहीं होगी, इसकी अर्निंग बंद हो जाएगी। तो मुझे ये एग्जांपल अच्छा लगा। फिर उन्होंने 5th एंड फाइनल प्रिंसिपल लिखा है कि हेल्प अदर टू सक्सीड देन यू विल बी सक्सीड। लोगों को आगे बढ़ने में मदद कीजिए, आप लोगों को आगे ले जाइए, चाहे धक्का मार के ले जाइए। अगर आप उनकी मदद करोगे, आप एक सपोज कीजिएगा आप किसी को धक्का मार के आगे ले गए, तो क्या आपको आगे जाने की जरूरत है? आप तो ऑलरेडी उसके साथ आगे पहुंच गए ना। तो अगर आप लोगों की मदद करेंगे आगे ले जाने में, तो आप अपने आप सक्सेस हो जाएंगे। तो मुझे ये रूल्स अच्छे लगे।
तो मैं जैसे ही आपको पता नहीं तो मैं बताता हूँ, मैं आर्मी से रिटायर हुआ तो उसके बाद मैंने जॉब नहीं स्वीकार किया, इसी रूल को मान के जॉब स्वीकार नहीं किया। मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं जीवन में करोड़पति होना चाहता हूँ। तो मैं कुछ ऐसा ट्रेंड, कुछ ऐसा ढूंढना चाह रहा हूँ या कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ जिससे मैं करोड़पति हो जाऊँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक बार क्लैप करेंगे सभी लोग महेश जी के लिए। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। अब मैं सर कॉल करना चाहूँगा नाउ। सर थोड़ा टाइम लग रहा, नाम ढूंढ लूँ। कोई बात नहीं। मैं सतीश सर को वेलकम करना चाहूँगा। सर नाउ वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर सतीश सिंह चौहान सर, प्लीज तालियां बजा के। हाँ, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। और धन्यवाद महेश जी का जिन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से मुझे इनवाइट किया, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम बात करेंगे बिलीफ सिस्टम की। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? एक बार एक आदमी था, उसको कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो वो क्या हुआ कि एक बार एक बाबा के पास गया। तो बाबा ने उसको अपनी प्रॉब्लम उसने बताई कि सर मैं जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। तो उन्होंने उसको एक पत्थर दिया और वो पत्थर उसने कहा कि इसको अपने जब भी जहाँ जाओगे अपने पास रखना। तो उसने क्या किया, एक रुमाल में उस पत्थर को बांध के रख लिया अपने पास कोट में। फिर वो घर चला गया और उसने एक बात बोल रखी थी कि भाई तुम जब भी ये पत्थर लोगे उसको ऐसा सोचना कि आज से तुम्हारी जिंदगी बदल रही है। तो वो पत्थर लेके अपने कोट में रख लेता है और मस्ती से अपना काम करता रहता है। फिर उसके बाद होता क्या कि उसकी बीवी उसका कोट धोती है और वो पत्थर गिर जाता है उससे। अब वो क्या कहता है, रुमाल से खुल जाता है। तो वो बड़ी परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा। तो उसमें क्या करती है, कोई छोटा पत्थर उसको और मिलता है उस टाइप का, उसको रुमाल में बांध के रख देती है। और वो आदमी रोज सुबह अपना कोट में देखता, उस पत्थर को देखता, रुमाल को देखता और लगता क्या उसको महसूस करता कि मेरी जिंदगी बदल रही है। और ऐसा वो करता रहा तो वो काफी सक्सेस हो जाता है। एक बार जीवन में अपने बहुत बड़ी उसको सफलता मिल जाती है। फिर उसके बाद वो एक दिन अपनी दीदी से ऐसे ही बात करता है कि देखिए इस पत्थर में ऐसी शक्ति थी कि बाबा ने मुझे दिया था और ये इसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। पर फिर उसकी बीवी उसको बाद में बताती है, इसमें आपका जो पत्थर था वो तो मेरे से खो गया था, फिर मैंने उस जैसा ही कोई और पत्थर डाल दिया था। तो कहने का मतलब किसी बाबा से की वजह से उस पत्थर का नहीं, उसका एक बिलीफ सिस्टम ऐसा था कि वो उस वजह से वो सक्सेस हो गया। तो हम लोग कई बार क्या होता है कि जब बिलीफ सिस्टम ज्यादा पैदा हो जाता है तो हम अपना काम अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। तो कहानी का मोटिव ये था कि भाई हमें बिलीफ सिस्टम अपने आप में करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी शुरू का बिलीफ सिस्टम हमारा अपने आप में किसी काम के प्रति हो जाता है तो हम धीरे धीरे सक्सेस हो जाते हैं। तो दोस्तों को धन्यवाद। अब मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ, बहुत ग्रेट लीडर हमारे बीच में है कि नरसिम्हा जी, नरसिम्हा प्रसाद जी, ओवर टू यू। नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिम्हा प्रसाद। आज सुबह मुझे ये सेशन में बोलने के लिए देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोग सभी को और संभव सर को भी, क्योंकि ये मंच में बोलने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ बोलने से हम सब लर्निंग कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। मैं आज ये मंच में मैं कुछ गोल के बारे में बताने जा रहा हूँ। गोल क्या करते हैं, जब हम दिमाग में सेट कर देते हैं कि ये अचीव करना है तो वो गोल बन जाता है। तो मैं कुछ गोल के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, हेल्थ गोल, हम पहले अपने हेल्थ का लाइफ में पर्पस क्या है उसे जान गए। हेल्थ को हम ठीक रखने के लिए हम डेली एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमें हमारा हेल्थ ठीक रहता है। सब अगर हेल्थ नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले हम हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। दूसरे बात उसके बाद हम प्रोफेशनल को लेंगे। प्रोफेशनल क्या होता है, देखिए हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं तो हम अपने एक प्रोफेशनल मतलब कोई भी रोल मॉडल को ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई प्रोफेशनल रोल मॉडल को लेते हैं तो उनका क्वालिटी को हम लेना है, क्योंकि वो जो रोल मॉडल को हम ले लेंगे तो रोल मॉडल में क्या होता है कि उनको फॉलो नहीं करना, उनका जो क्वालिटी है उसको ही फॉलो करना है। तो रोल मॉडल का क्वालिटी हमको लेना है। उसके बाद हम जाते हैं मटेरियल।
मतलब हम जो मटेरियल गोल है, मतलब हमारे लाइफ में हम जो सब अचीव करना चाहते हैं वो मटेरियल में जाता है। तो अपना ड्रीम हाउस होता है, ड्रीम कार होता है, अपना मंथली इनकम कितना, मतलब बहुत बड़ा बड़ा सब जितना भी हम इनकम, बैंक बैलेंस और कुछ अदर प्रॉपर्टीज, मतलब हम अपना लाइफ में अगर कोई सुपरमार्केट बनाना चाहते हैं या कहीं फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, वो सब अदर प्रॉपर्टी में जाता है। तो अपना अगर कोई ऑफिस, बड़ा ऑफिस बनाने के लिए सोचता है तो वो एक ड्रीम ऑफिस रहता है। और कहीं अपना लाइफ में सभी का इच्छा होता है कि कहीं घूमने जाने के लिए, अपने फैमिली के साथ जाके कहीं टाइम स्पेंड करने के लिए जाना है, तो वो सब मटेरियल गोल में जाता है। तो हम ये सब मटेरियल गोल में जाता है। चौथा क्या है कि अपना मेंटल गोल, मतलब मेंटल गोल में क्या है, हम अपने आप को हर टाइम लर्निंग मोड एटीट्यूड रखना है। लर्निंग एटीट्यूड क्या है, हर टाइम कुछ सीखने के लिए हमको सोचना चाहिए। तो रोज हमको बुक्स वगैरह पढ़ना है और ऑडियो सुनना है, मतलब ऑडियो मतलब वैसे नहीं, कोई भी मोटिवेशनल ऑडियो सुनना है, वीडियो देखना है। और सोशल में देखिए क्या होता है कि हम अपने ये सब काम के बीच में हम अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। तो अपने फैमिली को टाइम देने के लिए हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ कैसा रिलेशनशिप है उसको देखना है, और अपने जो बच्चे लोग हैं उनको इंस्पायर करना है कि ये करना है, वो करना है करके उनको उनका भी जो एक्टिविटी है उसके हिसाब से उनको इंस्पायर करना है। और अपने पेरेंट्स और फैमिली का उनका भी कुछ मतलब उनका ड्रीम होता है, वो बोल नहीं पाते हैं, उनको जान के उनका ड्रीम क्या है सब हमको फाइंड आउट करके उनको जो भी उनका गोल है सब अचीव करवाने के लिए उनको सपोर्ट करना जरूरी है। और एक है अपना स्पिरिचुअल गोल में क्या करना है कि हम हर टाइम हम देने के मोड में रहना चाहिए। अगर हम देंगे तो हम एक रुपया अगर किसी को देते हैं तो वो ऐसा बहुत दिन हो या शॉर्ट टर्म में हो, लॉन्ग टर्म में हो, वो कभी ना कभी हमारे पास वापस आता है। ये सब अगर हम जो भी करेंगे और जो भी अपना ग्रैटिट्यूड, हर टाइम हम अपने आप को ग्रैटिट्यूड करना है कि हाँ भगवान ने ये दिए हैं, हमारे पास ये सब है, हम उसी के लिए हम खुश है, कल वो सब ग्रैटिट्यूड करना है। अगर हम ये सब गोल को हम अगर अचीव कर लेते हैं तो वो सक्सेस गोल बन जाता है। जब भी हम सक्सेस हो जाते हैं तो मतलब वो एक बड़ा सक्सेस मिलता है। थैंक यू। ये सब अपना संभव सर के लिए ये संभव हुआ है कि हम ये मंच पर आज बोल पा रहे हैं। थैंक यू संभव सर, थैंक यू सभी को, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अभी मैं भुवन कुमार जी को इनवाइट करना चाहता हूँ, वो आके कुछ बोले। वेलकम टू भुवन सर। बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। पुराने जमाने की बात है। एक व्यापारी थे, उनके एक पुत्र थे। तो व्यापारी जो थे अपने पुत्र को सारी शिक्षा दे दी। जब वो पुत्र बड़ा हुआ तो अपने देश से दूसरे देश में जाने के लिए जिद करने लगा कि मैं यहाँ पे ज्यादा अर्निंग नहीं है, मैं यहाँ ज्यादा नहीं कमा पा रहा हूँ। तो व्यापारी ने क्या किया कि बच्चे को कैसे समझाए, नाना प्रकार समझाते समझाते परेशान हो गया। बच्चा जिद करने लगा, मान ही नहीं रहा था। तो व्यापारी ने उसकी शादी करवा दी अपने पुत्र की, कि इस बहाने से भी मेरा बेटा मेरे पास रुक जाए। लेकिन वो शादी होने के बाद भी नहीं रुका। शादी के कुछ दिनों के बाद वो विदेश जाने की ठान लिया। तो व्यापारी ने कहा कि अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। तो लास्ट में यह निर्णय हुआ कि इसको विदेश अगर जाना चाह रहा है तो इसको जाने दें। तो चला गया। पुराने जमाने के में फ्लाइट तो नहीं था, हवाई जहाज नहीं थे, तो वो जल मार्ग था, पानी के जहाज से गया। तो किसी दूसरे देश में जाके उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। जाते जाते वहाँ काफी पैसा अर्निंग कर लिया। कुछ साल 10-12 सालों के बाद वो जब लौटा तो रास्ते में उसका बोला कि मेरे पास बहुत धन है,
पूरे बक्से में भर के ला रहा था, तो और अपने घर भी भेजा, पहले भी भेजा था। तो हुआ क्या कि रास्ते में एक साधु थे, बहुत तेज थे, उसी जहाज पे यात्रा कर रहे थे जिस पे ये व्यापारी का बेटा आ रहा था अपने देश में, अपने घर वापस आ रहा था। तो इन्होंने कहा कि इस महात्मा से हमें कुछ ज्ञान लेना चाहिए। तो व्यापारी का पुत्र गया और महात्मा से बोला कि महात्मा जी, मुझे कोई अपना जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हो वो मुझे दीजिए। तो महात्मा जी ने बोला कि मैं ज्ञान तो दे दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं कुछ पैसे लूंगा तुमसे। तो बोले कि हाँ हाँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं दूंगा। तो महात्मा ने कहा कि मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो व्यापारी के पुत्र से, ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी ज्ञान के लिए ये तो बहुत ज्यादा कीमत है। लेकिन फिर भी उसके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, तो उसने कहा कि हाँ, मैं दे दूंगा। तो महात्मा ने बताया कि पुत्र, कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। तो व्यापारी के पुत्र ने कहा कि बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए आपका 500 स्वर्ण मुद्रा मुझे देना पड़ेगा? तो बोला कि हाँ, मुझे तो देना पड़ेगा। तो मन मसोस के 500 स्वर्ण मुद्राएं उसने महात्मा को दे दी। फिर अपने घर आया तो घर तो पैसा जो भेजा था, तो उससे घर द्वार बहुत अच्छा बन गया था, राजमहल जैसा बनता था और उसके सारे मेंटेनेंस होते थे। जब अपने पत्नी के कक्ष में गया तो पत्नी ने देख के बहुत खुश हुई कि हमारे स्वामी आ गए। लेकिन एट ए टाइम जब अपने पत्नी के कक्ष में गया तो उसी समय एक देखा कि मेरी पत्नी किसी पुरुष वेश में जो पुरुष था उसके बगल में, उसके साथ सोई थी। तो इसको बहुत, व्यापारी के पुत्र को बहुत गुस्सा आया, तो उसने तलवार निकाल लिया। तलवार निकालकर जैसे ही उसको पुरुष को मारने के लिए कहा तो वो महात्मा की बातें याद आ गई कि भाई कुछ भी काम करने से पहले 2 मिनट सोच लो। तो उसने सोचा। फिर व्यापारी की पत्नी ने स्वामी को देखकर बोला कि आप इतने गुस्से क्यों हैं और हाथ में तलवार क्यों लिए हुए हैं? तो उसने कहा, ये पुरुष तुम्हारे पास कैसे आ गया? मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मेरे जाने के बाद तुमने क्या क्या किया? तो पत्नी ने समझाया कि स्वामी, ये आपकी औलाद है और आपके माने सुख सुविधा से ये इसकी शरीर में बहुत उन्नति होकर माने हिष्ट पुष्ट और बहुत कम समय में जवान हो गया और इसे देखकर आप ये व्यवस्थित हो गए। तो उन्होंने बोला कि कौन है? तो उसने भी खुश हुआ। लेकिन पत्नी ने बताया कि ये पुत्र नहीं है, ये पुत्री है। इसको हमने पुरुष के वेश में पगड़ी-वगड़ी बांध के इसलिए रखा कि जमाने से बचाया जा सके, इस पे कि कोई कुदृष्टि ना रखे। तो और उसने व्यापारी ने सोचा कि ये 2 मिनट की सोच अगर मैं महात्मा ने नहीं दिया होता तो अपने औलाद को ही मैं मार देता। तो इस कहानी का मकसद यही है कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट आप सोच लें। थैंक यू। बोलना चाहूंगा कि जो बंदा इनवाइट किया है वो ग्रीट भी करेगा, एक बार तालियां बजवाएगा और माहौल को अच्छा करेगा। तो नरसिंहा प्रसाद जी, आप करिए ना इस चीज को, बाकी लोगों को भी करना है ये चीज। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ रेनेशा मेहता को। एनर्जी के साथ इनवाइट कीजिए सर, जोश के साथ। हाँ, मैं इनवाइट करना चाहता हूँ रेनेशा मेहता को। आप आइए और अपना जो भी आपकी तैयारी है इस पे स्पीच दीजिए। तो बढ़िया। रेनेशा जी हैं आप यहाँ पे? अनम्यूट करिए अपने आप को। अगर नहीं है तो इंद्रजीत जी आए। हैं रेनेशा जी आ चुकी हैं। जी 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 सर। और थोड़ा कहानी को शॉर्ट रखिए प्लीज, आप लोग, सबको मौका देना है, ठीक है? लेकिन भाव मरना नहीं चाहिए, भाव भी रहना चाहिए, फीलिंग भी रहनी चाहिए। और मैं काफी खुश हूँ, आज सभी लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छा।
ओके, तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस क्लियर आ रही। ओके, यस। तो ऑब्वियसली आई फील गुड बिकॉज आज मुझे कुछ बोलने के लिए मौका दे रहे हैं आप लोग। तो मैं आज बात करने वाली हूँ एक क्वालिटी टाइम के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक्चुअली क्वालिटी टाइम होती क्या है कि कोई भी ऐसे हमारे दिन में जैसे 24 आवर होते हैं, और उसमें क्या होती है कि कोई व्यक्ति के लिए हो, हमारी स्टडी के लिए हो, या हमारे कोई इम्पोर्टेंट काम हो, उसके लिए हमें हम टाइम तो देते हैं, बट वो टाइम हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं होते। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें एक्चुअली क्वालिटी टाइम देना है। तो वो क्वालिटी टाइम हमारे लिए वो 30 मिनट्स हो सकती है, या 1 आवर हो सकती है। तो वो कैसे होगा? तो उसमें हमें कौन सी चीज होना जरूरी है वो मैं बताने जा रही हूँ। जो है कि हम जो भी काम करें उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। जैसे जैसे मान लीजिए हम बच्चे हमारे बात नहीं सुनते हैं, या बात नहीं मानते हैं, या उनका काम वो खुद नहीं करते, तो उस टाइम हमें क्या करना है? हमें बच्चे के ऊपर हमें एट फर्स्ट जो है कि हमें आई कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, कि तभी हमारा बच्चा हमारा बात सुनेगा। ठीक है, वो 50 मिनट्स के लिए भी हो सकती है, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ करने के लिए हम बोलते हैं, तो उसके लिए हमें आई कांटेक्ट रखना बहुत जरूरी है। कोई भी बात हम क्या है कि बहुत दूर से बोल देते कि किचन में काम करते हैं, या कोई बाहर से हम कुछ बुलाते हैं कि बेटा ये कर लो, बेटा वो काम कर लो, वो फिनिश हुआ है कि नहीं है। तो कभी कभी बच्चे क्या है कि रिस्पॉन्स नहीं देते। तो इसके लिए हमें एट फर्स्ट जो है, मैंने बोला कि जिसको हम शार्प एंड लेजर फोकस बोलते हैं, तो ये फोकस रखना जरूरी है। और जो बाकी जो 3 चीजें मैं बताने जा रही हूँ, जो भी हो कि आप 10 मिनट्स करके एवरीडे 30 मिनट्स रख सकते हैं बच्चे के लिए एक केयरिंग टाइम। तो उस केयरिंग टाइम सिर्फ बच्चे के लिए रखना है, और क्या कि हम एक काम करते करते और एक काम बच्चे के दूसरा काम करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और तो एक केयरिंग टाइम बच्चे के लिए कुछ भी केयर, एक बॉडी केयर हो सकती है, या उसका हेल्थ केयर हो सकती है। और बाकी है जो 2 है वो है, एक है शेयरिंग टाइम और एक है डेयरिंग टाइम। शेयरिंग टाइम में आप कुछ खिलौने हो, खाना हो, कोई स्टोरी हो, कोई कहानी हो, या खुद की डे वाला जो कोई एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर सकते हैं। और जो डेयरिंग टाइम है, डेयरिंग टाइम का मतलब बच्चे के लिए कुछ मोटिवेट करना, बच्चे को मोटिवेट करना। तो उस टाइम आपको कोई भी मोटिवेट वाला या इंस्पिरेशन वाला कोई स्टोरी शेयर कर सकते हैं, कोई बुक्स रीडिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह आप डे एक्टिविटीज को या खुद के लिए भी ये चीज कर सकते हो, कोई बच्चे के लिए भी कर सकते हो, क्वालिटी टाइम निकल सकते हो। मैंने बच्चे के लिए एग्जांपल दिया, ये बच्चे के लिए भी कर सकते हो। तो इसी तरह आप अपना एक्टिविटीज को, या खुद की हो, या बच्चे की हो, या वाइफ हो, या अपना रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छा एक क्वालिटी टाइम के द्वारा बहुत ही अच्छा एक मतलब वैल्यूएबल बना सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, मेरा छोटी सी टिप्स। सर सुना दे रही सर? थैंक यू एवरीवन। आप किसी को इनवाइट कर लीजिए। ओके ओके, तो आज के हाँ नेक्स्ट में इनवाइट बहुत ही एक डायनेमिक रीडर है, मैं जिसको मैं बहुत ही एक शानदार तालियों के साथ में इनवाइट करना चाहती हूँ, इंद्रजीत सिंह। तो मैं इंद्रजीत जी आपको सुनाई दे रहे हैं? तो ओवर टू यू इंद्रजीत जी।
शायद नहीं है, तो नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे और बहुत ही सीनियर एंड बहुत ही डायनेमिक स्पेशल क्वालिटी का है, जिसको मैं बहुत ही मतलब शानदार एक पर्सनैलिटी, तो उसको मैं एक बहुत ही तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगी। नेक्स्ट जो जॉन टारो जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। टारो जी प्लीज, आप हमारे स्टेज पर आ जाइए। दोस्तों, आज की सुबह जो है वो शानदार सुबह लेकर के आई है। वेलकम सर। थैंक यू। मैं ये बोल रहा था कि आज की सुबह जो है एक शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर के आई है हमारे लिए, और ये अपॉर्चुनिटी हमें पूरी तरह से यूज करनी है। यूज ऐसे करनी है कि हमें अपना पूरी क्वालिटी के साथ में, पूरी हिम्मत के साथ में, पूरे एबिलिटी के साथ में इसको पेश करना है, जो मैं अभी आपके सामने पेश करूंगा। जितना बने मुमकिन, जितनी सुविधाएं मेरे आसपास है, उसको लेकर के मैं पेश करूंगा। तो पेश खिदमत है मेरी एक छोटी सी स्टोरी। मेरा नाम है जॉन टावरो और मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आएगी। ये स्टोरी है एक आम इंसान की, जिसने एक शिल्पकार के पास में, जो पत्थर से मूर्तियां बनाता था, उसके पास में जाकर के मूर्ति बनाने की मांग की। तो उसने उसके पास पड़ा हुआ एक पत्थर जो था उसको चूज किया और उसको कहा कि मुझे इस पत्थर से एक भगवान की मूर्ति बना के दो। भगवान की मूर्ति बनाने के लिए उसको चूज किया, तो उसको उठा के उसको रखा गया और देखा कि उसके ठोक पीट के देखा तो कैसा पत्थर है ये। तो पत्थर से आवाज निकली, प्रभु मुझे मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चोट लग रही है। तो शिल्पकार जो है वो ठहर गया एक बार, तो उसने जो है कोई दूसरा पत्थर उठाया और उसमें से वो अच्छी सी खूबसूरत सी एक मूर्ति बनाई। इतनी खूबसूरत मूर्ति बन के वो उभरी कि उसको मजा ही आ गया। और चंद दिनों के बाद में जिसने ऑर्डर दिया था वो जो है आकर के अपनी मूर्ति ले जाने के लिए आ गया। और जैसे वो जा रहा था, उसने ये दूसरा छोटा पत्थर जो है वो पड़ा हुआ पाया। उसने कहा कि क्यों ना मैं ये पत्थर भी ले जाऊं, जिससे लोग जो हैं जब दर्शन करने के लिए आए, तो जब उनको नारियल फोड़ना होगा तो ये नारियल उसके काम आएगा, ये पत्थर उसके काम आएगा। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये लेकर के गया, जो भगवान का भक्त था और बहुत ही जेन्युइन उसकी फीलिंग थी कि एक भगवान होना चाहिए और भगवान के लिए मैंने नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर भी लाया है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो उसने अपने देवता की स्थापना उस तरह की ताकि कि लोग श्रद्धा से आए उसके पास और पूजा करें, नारियल तोड़े वगैरह। तो लोग आते गए और दर्शन किए और पत्थर तोड़ने के लिए उन्होंने जो है नारियल तोड़ने के लिए जो है इस पत्थर को चुना। और जो भी आता था पहले मारता और फिर पूजा करता और फिर जाता, जो भी आता मारता, पूजा करता, चला जाता। तो इस तरह मारपीट चली जा रही थी। और एक दिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ उससे, कहने लगा, प्रभु आप तो वहां विराजमान हो, आराम से लोग आपकी पूजा कर रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं, मालाएं चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, पता नहीं कितनी कितनी श्रद्धा, अपनी दिल की बात तुम्हारे सामने बोल रहे हैं, और मुझे मार मार के देखो मेरा सर सजा दिया है, मेरे हर अंग को जो है वो घायल कर दिया है मार पांव पीट के। प्रभु बोल पड़े, बेटा वत्स, अब तो मैं तुझे वत्स बोल सकता हूँ ना, हो सकता है मैं पत्थर से बना हूँ, लेकिन लोगों ने मुझ में श्रद्धा डाल करके जो है मुझे प्रभु बना दिया है। मेरी जगह तू हो सकता था, मेरी जगह जो है तू हो सकता था, तुझे उसने चुना था, लेकिन तुझे एक चोट बर्दाश्त नहीं हुई। एक ही चोट में तूने कहा नहीं नहीं मैं नहीं, तू नहीं तो खा, अभी जो भी आए मारेगा ही तुझे। तो दोस्तों ये मारपीट की लड़ाई तो इनकी चलती रहेगी, लेकिन हमें क्या सीख मिलती है इससे, ये सोचना बहुत जरूरी है। हमें ये सोच मिलती है
कि हम जो भी काम करें इनिशियली बहुत सारी तकलीफें होंगी, मारपीट होगी, वक्त की प्रॉब्लम होगी और पता नहीं क्या क्या होगी। बेइंतहा तकलीफों के बावजूद जब तुम उसमें से निखर के आते हो, तुम एक कामयाब इंसान बन के निकलते हो। और कामयाब इंसान वही होता है जिसमें क्षमता होती है, बर्दाश्त होती है। तुम बर्दाश्त करने के काबिल बनो, अपने फोकस पे, अपने गोल पे अपनी नजरें जमाए रखो और देखो तुम कहां से कहां पहुंचते हो। प्रभु नारायण नारायण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। किसको इनवाइट करना चाहेंगे तौरू जी? जी एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं मेरा जो काम कर रहा हूँ, ओह मैंने काफी टाइम ले लिया। कोई बात नहीं, बताइए। ओके, मैं किसी और को क्यों बुलाऊं, मैं हरि प्रसाद जी को बुलाऊंगा। दोस्तों ये हरि प्रसाद जी जो हैं, मैं इनके बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। जो आमतौर पे यही करने को श्री शंभू जी कह रहे हैं कि जिसको आप बुलाना चाहें उसकी थोड़ी सी तारीफ में कुछ बोलें और उसको यहाँ पे इनवाइट करें। हरि प्रसाद जी जिन्होंने ये स्पेशल जिम्मेदारी जो संभाल के रखी है शंभू जी की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये इतनी ज़बरदस्त कामयाबी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, फॉर दैट सैल्यूट। ये काबिल इंसान जो ऑलरेडी एक कोच हैं, तो इनको मैं बुलाना चाहूँगा, ये अपनी काबिल स्टोरी सुनाएंगे। और दोस्तों आप हर किसी से गुजारिश है कि तालियों से इनका स्वागत कीजिए। थैंक यू तोरा सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू संभव सर। और आज का जो मौका है, स्टेज हम लोग का है, आज मैं तैयारी के साथ आया हूँ। मेरा आवाज आप लोगों के पास आ रहा है? यस यस आ रहा है। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू संभव सर। मैं इसलिए यहाँ पे आज रेडी होके आया हूँ और मैं कल से तैयारी हो रहा हूँ कि एक स्टेज हमारा है, आज हम लोग जैसे बोलेंगे ऐसे आगे हम बन जाएंगे। मैं आज 2 स्टोरी के साथ बात करता हूं जो कि मेरा लाइफ में हुआ है और उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। डेफिनेटली हम लोग आज कुछ ऐसे सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे जो प्लेटफॉर्म हमारा पास है। तो आज का प्लेटफॉर्म में देख रहा था अभी कि हम लोग 8 महीना 6 महीना 1 साल ऐसे हम लोग क्लास डेली आ रहा है और संभव सर ऐसे मौका हम लोग दे रहा है। और आज मेरे को जो मान सम्मान का साथ मेरा गुरु जो भी मतलब जो लोग मेरे को इन्वाइट किए हैं, तो सर के लिए मैं बहुत 100 दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और संभव सर का मैं हमेशा ऋणी इसलिए कि मेरे को बोलना नहीं आता था और कुछ बात करना नहीं आता था। मैं क्या करूँ, डिप्रेशन में चला गया था, कोई रास्ता मेरा पास नहीं था। मैं जॉब छोड़ के गांव चला जाना चाह रहा था और एक कॉल संभव सर का आया था कि हरि प्रसाद जी आपका पास स्किल है, आपका पास टैलेंट है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइफ में मैं अभी गॉगल कभी नहीं लगा था और लाइफ में मैं कभी भी मतलब वीडियो में गॉगल पहन के मैं नहीं किया था, लेकिन आजकल सारा वीडियो मेरा गॉगल से जा रहा है, मेरा लाइफ स्टाइल से जा रहा है, मेरा बोलने का तरीका जा रहा है। मेरा नाम हरि प्रसाद है, मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ, मैं फाइनेंशियली फ्रीडम कोच हूँ। साथ साथ मैं छोटा सा प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। जॉब का साथ मैं सक्सेसफुल जर्नी के साथ कुछ भी करना पड़ रहा है मैं करके तैयार रहता हूँ और 24 आवर में एक्टिव रहता हूँ। रात को 2 बजे भी कोई कॉल करेंगे मैं उसको रिप्लाई देता हूँ, जैसे सुबह दिया था रात को 2 बजे भी ऐसा दिया हूँ। ये सब चीज कहाँ से आता है? ये सब है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर आपका पास आ जाता है आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको कोई भी दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है। और मैं ऐसे 2 क्वेश्चन का साथ एक पॉइंट भी रखना चाहता हूं जो कि हम लोग कैसे कंफर्टेबल जोन से हम बाहर निकाल के हमारा लाइफ को सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो पहला चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, दिन भर में आप क्या करते हैं, दिन भर में आप क्या करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। ध्यान से सुनिए, क्या आप लोग मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? सब लोग जो चीज कर रहा हूं उसी को बता रहा हूं। दिन भर में आप लोग क्या क्या करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था, उसी को लिस्ट कीजिए। इसका बाद सेकंड क्वेश्चन है, दिन भर में आप जो काम किए हैं, जो काम को आपको थोड़ा गौरव मिला है, हैप्पी मिला है कि ये काम में क्या ठीक हुआ, तो खुद को शाबाश दीजिए और उसी काम में फोकस कीजिए।
क्योंकि जो हमारा लाइफ में हैप्पीनेस लाता है, जो हमको पसंद आता है, जिसको हमको गौरव मिला है, मान सम्मान मिला है, कोई भी एक बात के लिए, तो उसी के ऊपर काम करिए। आप 1%, 2%, 5%, 100% ग्रोथ करके चला जाएंगे। इसका बाद और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज में बनना जा रहा हूं, जो चीज की मेरा लाइफ में यहां तक लेकर आया है। हर आदमी का, हर पर्सन का कुछ ना कुछ गोल रहता है। गोल क्या होता है तो समझ सर हमको डीपली मतलब समझाया कि सब लोग को पता है, लेकिन एक कोटेशन, एक फॉर्मूला में दे रहा हूं, 1 गोल 1 डे। लिख लीजिए दोस्तों, आपको एडवर्टाइज नहीं दे रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं उसी को बता रहा हूं प्रैक्टिकल। तो 1 गोल 1 डे, ये जबरदस्त फॉर्मूला है। लाइफ में गोल होता ही है, जितना भी गोल है पहले नोट कर लीजिए। छोटा गोल से, सुबह उठ के बेटा को उठाना है, मेरे को आज एक पेन खरीदना है, आज मैं नाश्ता खाऊंगा कि एक 5 स्टार होटल में, आज मैं ये नहीं खाऊंगा वो खाऊंगा। एक छोटा छोटा गोल, आज एक आदमी से बात करूंगा, ऐसे बात करूंगा कि उसका लाइफ में चेंज हो जाएगा। छोटा छोटा गोल, एक ही गोल एक दिन में कंप्लीट करना है बस। या पर्सनल को लेके, मनी को लेके, पर्सनल ब्रांड को लेके, बातचीत को लेके, कोई एडवर्टाइज को लेके, कुछ भी आपका जॉब से लेके सोने तो 1 गोल 1 डे। अगर इसे 100 डे कर देंगे ना, लिख के, आज मैं पेन खरीदा, बहुत अच्छा पेन 100 रुपए का, कल मैं पेन खरीदा, 500 में बुक खरीदा, आज ऑडियो 1 घंटा देखा, आज समझ रहा क्लास में कुछ अच्छा मैं बोल दिया, आज मेरे को, ये गोल होता है। 1 डे 1 गोल आप लिखिए, उसको ऊपर काम करिए। 100 डेज दीवार में लिख दीजिए, 100, एक दिन में एक गोल हुआ उसको टिक मारते जाइए। मैं यहाँ पे वादा करता हूँ दोस्तों, मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि 100 डेज जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा ना, दुनिया में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता आपका बड़ा गोल को अचीव करने के लिए। आपका लेवल हाई हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, आपके पर्सनल ब्रांड हो जाएगा। छोटा 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 गोल अचीव करके हम लोग बड़ा गोल में पहुंच जाएंगे। आपका ड्रीम, आपका गोल, आपका घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, मान सम्मान सबका पास आपका पास आ जाएगा, क्योंकि सोच ऐसा होता है जैसा हम लोग सोचते हैं ऐसा बन जाता है। हम लोग ये गलती करते हैं, छोटा सा चीज के लिए हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन मेरे को अभी थोड़ा सा कॉल किया, हरिप्रसाद साहब कहाँ है, मैं एक्चुअली रास्ता में होगा, मैं बोल दिया 1 मिनट में पहुंच रहा हूं, लेकिन मेरे को 10 मिनट लगेगा। ये 1 मिनट का झूठ है ना, हमारा जिंदगी को खराब कर देता है। भाई सच बोलने से क्या होगा, सर 10 मिनट लगता है, मैं यहां पे हूं, मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। ये छोटा सा चीज, घर से वाइफ कॉल किया, हम ऑफिस में निकले नहीं है, कहां पे है, मैं आ गया हूं, 2 मिनट में पहुंच रहा हूं, लेकिन मेरे को आधा घंटा लगेगा। तो ये जो छोटा छोटा गलती है ना, हमारा बहुत कुछ नुकसान करता है दोस्तों। आज ये चीज को भी नोट कर लीजिए, सही बताइए, सच बताइए, वो क्या करेगा, वो हैप्पी हो जाएगा, लगता सही बोला है। थोड़ा सा गुस्सा आगा तो क्या हो जाएगा, डाइजेशन कर लेंगे। सबसे अच्छा चीज और एक फार्मूला बताने जा रहा हूं, जो मैं सीखा हूं, जो मैं करता हूं। हमारे पास 2 रास्ता है, एक आगे जाने वाला रास्ता है, दूसरा है पीछे जाने वाला रास्ता है। हम लोग का अगर सक्सेसफुल होना है हमारा लाइफ में, हमारा प्रोफेशनल में, हमको पीछे वाला रास्ता को बंद कर देना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। यहाँ पे सोना भी है, 1 करोड़ रुपया भी है, उसको बंद कर देना पड़ेगा। जब तक आगे वाला रास्ता हम ढूंढ लेंगे ना, ऐसे संभव सारे जैसा गुरु हमको मिलेंगे, ऐसा कोच मिलेंगे, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, और हम लोग यहाँ पे सुबह जो है ये सब लोग हमारा एक डायनामिक टीम मिलेगा, जो टीम का साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे वाला रास्ता क्या है, हमारा गोल ओरिएंटेड काम करिए, और जो भी कोच गुरु बताते हैं उसको डेली बेसिस में करते जाइए, अपना लाइफ में 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। और मेरा लाइफ, मेरा करियर में खुद देख पा रहा हूं, मैं जिससे भी बात करता हूं वो मेरे को फोन काटने के लिए नाराज हो जाता है, क्या आप बिजी है क्या सर, क्यों बात रख रहा है, मतलब पहले था अरे बंद करो ना, क्या ऐसे न्यूज जैसा वक्त जा रहा है, लेकिन अभी चेंज हो गया। कारण क्या है, मैं अपने ऊपर काम किया, मेरा लैंग्वेज ऊपर काम किया। और एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, ये जो कोविड आया है, कोविड 2 साल में मैं लगभग ना 1 लाख इन्वेस्ट किया मेरे लिए, तो भी ये मैं आपका साथ बोल पा रहा हूं, और संभव सारे से गुरु मेरे को मिला है। एक छोटा सा कहानी बताने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग की कॉम्पिटिशन क्या है हम लोग पता चलेगा। गुरु का बात अगर नहीं मानेंगे हम क्या स्थिति हो पाएंगे। तो आप जानते हैं ब्रज पक्षी क्या जिसको बोलते हैं कि कवच या बोलते हैं, आप लोग जानते हैं स्टोरी को, फिर भी मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करके बता रहा हूं। ये लोग का काम क्या होता है ना, इन लोग का एज होता है 60 ईयर, 60 साल में ये लोग को मतलब
खत्म हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, उसका लाइफ खत्म हो जाता है। उसका गैंग रहता है, गैंग में 20 साल का जो ब्रज पक्षी बोलते हैं ना, कवच जो बोलते हैं, वो 20 साल का बहुत सारा टीम है। लेकिन उसमें एक हमारा एक ज्ञानी थे जैसे तोरो सर है ना, तोरो सर को देखते हुए बहुत एक्सपायर हो जाता हूँ कि सर कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो जाके बोले कि आप लोग काम क्यों नहीं करते हैं, हमारा काम है जंगल में जाना, जंगल में खाना खाना और आराम से सोना। लेकिन वो लोग बोले हम काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि इंसान देखिए कुछ नहीं करता है, वो हैप्पी रहता है। तो वो लोग सोचे एक समुद्र का किनारे में चला गए, जाके वहां पे आराम से बैठ के कुछ काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद बोले कि एक जो जैसे डॉन तोरू साहब का एक एज है, उसका भी 60 आसपास होना चाहिए। वो बोला अरे भाई लोग आप लोग क्या कर रहा है, आप कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है। उन लोग सोच रहे हैं हमारा लाइफ में एंजॉय करेंगे, हम आराम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे समुद्र कुल में है, मछली मिल रहा है, खाएंगे, सूखा मछली मिल रहा है। लेकिन ऐसा बोला, उसके बाद कोई नहीं माने। उन लोग धीरे धीरे ऐसा आदत हो गया, उन लोग का उड़ना पंखीना बंद हो गया। ऐसा आदत हो गया ना, बैठ बैठ के आराम करते करते उन लोग का आदत और वो उड़ने का जो पंख है ना वो बंद हो गया। तो वो जो गाइड किए थे, जो गुरु थे, जो सबसे एज थे, उसको लोग मानते थे। बोला ठीक है आप लोग ऐसा करते रहिए, मेरा बात को नहीं मानना। वो जंगल चला गया, जंगल में जाके आराम से उड़े करके वो सही रहा। लेकिन एक दिन ऐसा है, समुद्र से जहाज आया, जहाज से ना एक टाइगर, बहुत बड़ा टाइगर आया, देखा कि यहाँ पे इतना सारा मतलब पक्षी है, ये लोग उड़ नहीं पा रहा है। तो एक दिन में एक शिकार वो करके गया, एक बच गया। वो ऐसे कैसे करके जान बचा के वो फिर उसका पास गया। लेकिन वो जो जंगल में चला गया था, जो लीडर था, वो एक दिन घूमने गया। वो लोग कहाँ गए, उसका स्थिति क्या हुआ। तो वो जो जाके वो लोग एक बचा था, वो बोला गुरुजी आपका बात हम लोग नहीं माने, तो आज हम लोग का एहसास हुआ है। धीरे धीरे हम लोग कॉम्पिटिटिव में चला गए, हम आराम में चला गए, हमको खाने को मिल रहा था, हम लोग उड़ने का ट्राई नहीं किया। हमारे पास ताकत है, हमारे पास स्किल है, हम उड़ सकते हैं, भगवान हमको दिया है, लेकिन हम उसमें यूज नहीं किए हैं। तो हम धीरे धीरे बैठ गए। एक दिन टाइगर आया, सबको खाने लगा। मैं एक जिंदा हूं और मैं भी अभी आगे नहीं बढ़ सकता हूं। वहां पे हमको ये शिक्षा मिला है, अगर कोई गुरु, अगर कोच कोई हमको कुछ बता रहा है तो उसके ऊपर हम काम करना है, डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसमें ये हुआ है कि उसको वो कमेंटमेंट किया है, आपका जो नखून चला गया, आपका जो उड़ने का पथ चला गया, उसको दोबारा ट्राई कीजिए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए, मेरा साथ आइए, मैं कैसे जैसा कर रहा आप ऐसा करिए, आप डेफिनेटली उड़ सकते हैं। इसका बाद जो एक बच गया था वो भी उड़ने लगा, वो भी काम करने लगा, वो भी वो आपका मंजिल तक पहुंचने लगा। दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा हूं, हम लोग अगर हमारा पास कॉन्फिडेंस है, हमारे पास इच्छा शक्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक चीज बताने जा रहा हूं, हम जो देखते हैं, जो भी देखते हैं गलत या रॉन्ग या सही, वो दिमाग को चला जाता है। दिमाग सोचता है, जैसे दिमाग सोचता है वो मन में चला जाता है। मन में जैसे हम एंट्री कर लेते हैं, वो हमारा चरित्र को खराब कर देता है। जैसे चरित्र खराब हो जाता है, हमारा जीवन भी खराब हो जाता है। अगर आपको टीवी में आना है तो टीवी देखना बंद करना पड़ेगा। अगर जो लोग टीवी में आते हैं वो टीवी नहीं देखते हैं। हमको सक्सेसफुल होना है, टाइम को बलिदान करना पड़ेगा, गुरु को मानना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच समर्थ सर, ऐसे मौका हम लोग आज दिए हैं और मैं भी जो जानता है उसको मैं एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। किसको इनवाइट करना चाहेंगे, 10 मिनट बचा है, क्विकली। और मैं आज में इन्वाइट करना चाहता हूँ अभी और एक डायनामिक लीडर, जिसका हमारा ये मॉर्निंग क्लास का एक हीरो मैं समझता हूँ, और हम लोग सब लोग तो हीरो है। इसका बाद मैं यहाँ पे 1 मिनट सर, सब लोग तो हो गए हैं। पूजा स्वामी मैम, पूजा स्वामी मैम को देख पा रहा हूँ मैं। मैम आइए और जोरदार ताली का साथ मैम को स्वागत कीजिए, और आपका स्टेज आपका है। आप, थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हरिप्रसाद जी ने जैसे कहा गुरु कितना इम्पोर्टेंट है, और जोहन जी ने भी कहा शिल्पकार 2 पत्थर थे और उससे एक ने घाव नहीं, एक को घाव नहीं सहन, मतलब नहीं, 2 मिनट, नहीं शब्द नहीं आ रहा, घाव नहीं सह पाया, कोई बात नहीं। घाव नहीं सहन कर पाया और दूसरे ने घाव सहन किया, और सहन किया, उससे वो
चीज मिली जो शिल्पकार देना चाहता था। इससे दूसरी सीख यह मिलती है कि शिल्पकार जैसे हमें बना रहा है वैसे हमें बनना भी चाहिए। और जो हाँ सॉरी हम शिल्पकार जैसे हमें बनाता है ना उससे हमें वैसे बनना चाहिए। इसमें शिल्पकार का भी बहुत हाथ है। मुझे ये कहना है कि हमारे जीवन में गुरु का भी उतना ही महत्व है कि जब गुरु नहीं होते तब हम मेहनत तो करते हैं मगर हमें सही रास्ता नहीं मिल पाता। हमें सही रास्ता मिलने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। वैसे संभव सर जी ने बहुत अच्छे से हमें सिखाया है। मैं एक 4 दिन नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था आज क्लास में क्या हुआ, मैंने क्या क्या मिस किया, मैं सबको मिस कर रही थी। इस तरह से सर मतलब गुरुजी जैसे है अच्छे से अच्छे गुरुजी हो सर आप। मतलब हम मिस कर रहे थे, मैं इतना मिस कर रही थी क्लास को कि पूछिए मत आज क्या हुआ। मुझे आज भी लग रहा था मैं ज्वाइन हूं तो मेरा पिछला सब गया। सर इतना अच्छा लग रहा है मुझे आज क्लास में आके। मुझे ये कहना है सर आप इतने स्ट्रॉन्ग गुरुजी है कि हम आपको छोड़ना नहीं चाहते। आप हमें जैसे आपके दायरे में बैठना चाहिए वैसे बनाओ। मुझे आज बहुत बोलने में तकलीफ हो रही है। मैं मतलब तबीयत ठीक नहीं थी और एक वीक जैसे मैं नहीं थी यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा तकलीफ हो रहा है बोलने में। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं पूजा जी। और एक चीज मैं बता दूं कि आपने कुछ नहीं खोया है, ये सारी चीजें फिर रिपीट होंगी और कभी न कभी 2, 4, 10 दिन बाद, महीने बाद आती हैं। और मुझे सबका ख्याल रहता है, यहाँ पे जितने लोग हैं तो सबका ख्याल करता हूँ मैं, तो आपका कुछ छूटा नहीं है। तो बिल्कुल भी दिमाग में ऐसा मत रखिए, चीजें रिपीट होती हैं और लगातार आप बने रहिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है? थैंक यू और सर। बहुत बहुत अच्छा बोल रही हैं आप देखिएगा इसी तरह से बोलते बोलते हम लोग ये हाँ बिल्कुल, एक बार ताली जाओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप किसको, थैंक यू एवरीवन। आगे मैं मधु जी को इनवाइट करना चाहूंगा। आप इनवाइट कीजिए मधु जी को एक जोरदार एनर्जी के साथ। पूजा जी आप इनवाइट कीजिए। हाँ। मैं मधु जी को इनवाइट करना चाहूंगी। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू। बहुत बढ़िया सभी ने बहुत बढ़िया शेयरिंग की, मजा आ गया बहुत। संभव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मनोज जी एक सेकंड रुकिए प्लीज, मधु जी का नाम लिया गया प्लीज। हाँ मधु जी, हरि प्रसाद जी ने अच्छा एनर्जी दिया, वो बता रहा अरे था। रुकिए मनोज जी एक सेकंड। हाँ जी, मधु जी को इनवाइट किया गया है, प्लीज आपका नंबर बाद में अच्छा सॉरी, ठीक है, ठीक कोई बात नहीं। हाँ सभी को मेरा नमस्कार और थैंक्स कहना चाहूंगी अंजू मैम, सॉरी पूजा मैम का। इन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे इनवाइट किया। और जैसा कि मैम ने कहा कि मिस किया, मैम ने बहुत कुछ भी मिस नहीं किया है मैम। अभी हम लोग को अभी आगे बढ़ना है एक साथ। और मैं सर बहुत ज्यादा नहीं, एक छोटा सा जोक सुनाना चाहूंगी। जंगल में शेर था, तो वो वॉक कर रहा था, टहल रहा था। तो उसने देखा कि टहलते टहलते जैसे काफी आगे तक वो शुरू से देखता हुआ जा रहा था, टहल रहा था, तो उसने देखा कि मतलब चींटियां जो है भागी चली जा रही है और किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में डंडे भाले जो भी उनके हथियार हैं, और सब चली जा रही है। तो वो काफी दूर तक देखता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं चींटी एक के पीछे एक कितनी लंबी उन लोगों की कतार होती है। तो इसी तरीके से शेर जब आगे चलता रहा, उसने यही देखा कि इतनी सारी चींटियां और ये सारे औजार, ये हथियार लेकर भाग रही है। किसी के हाथ में भाला है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में डंडा है, ये कहाँ जा रही है। तो उसने एक जगह रोका चींटियों को कि रुको रुको भाई, मुझे बताओ तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो चींटियां कहती है कि हम लोग हाथी के घर जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि हाथी की बेटी की शादी हो रही है। और हम तो अच्छी बात है, हाथी की बेटी की शादी हो रही है, तो तुम ये हथियार लेकर क्यों जा रहे हो, हम लोग तैयार होके जाइए। तो कहते हैं कि नहीं, मतलब हम कैसे, ऐसी बात कैसे कह दी आपने,
हमारे होते हुए हाथी किससे शादी कर रहा है, हमें पता तो चले कि मतलब क्यों हाथी को, हमें ये नहीं पता हाथी को कि यहाँ पर कितने वो है, हमारे जंगल में हमारे रहते हुए हाथी कहाँ से किसके साथ अपनी बेटी की शादी कर रहा है। तो मतलब इससे ये है कि ये छोटा सा जोक ही है कि चींटियां हाथी के से लड़ने जा रही है। बट बहुत इसका बढ़िया। ये है कि हाँ जी, हाथी से लड़ने जा रही है, तो लेकिन उसमें उनका क्या है, कॉन्फिडेंस देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उनकी बहुत अच्छा। कॉन्फिडेंस इतना है कि मतलब वो हाथी से लड़ने जा रही हैं कि हमारे होते हुए किसकी हिम्मत हुई कि हाथी की बेटी से शादी करें। शादी करें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और आप मनोज बंसल जी को इनवाइट कीजिए एनर्जी के साथ। बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब मैं नेक्स्ट मनोज जी को इनवाइट करना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ। वेलकम सर। अनम्यूट करिए मनोज जी अपने आप को। हाँ जी, हाँ, नमस्कार मधु जी, बहुत बढ़िया लगा संभव जी और आपके सबका बड़ा अच्छा लगा बड़ी टीम के बारे में। तो आज मैं कहना चाह रहा हूँ मानना, कि हम लोग क्या मानते हैं और क्या होता है। पुराने जमाने की बात है, एक साधु जी से ध्यान कर रहे थे, तो एक चूहा बार बार आ रहा था। तो चूहा आ रहा था, तो शिष्य ने कहा कि भाई चूहा मुझे परेशान कर रहा है, तुम एक बिल्ली ले आओ। तो बिल्ली ले आए, तो बिल्ली के डर से चूहा नहीं आता। तो ऐसे ही हम लोग मानते थे, तो जो मानना वास्तव में वो नहीं था। इसी तरह आजकल जो गणपति का चल रहा है, गणपति जी को हम लाते हैं, पूजा करते हैं और बाद में विसर्जन करते हैं। तो विसर्जन के बाद क्या हाल होता है हमें सब पता है। बॉम्बे में तो बहुत कूड़ा कचरे में जाते हैं, यहाँ दिल्ली में भी बहुत बुरा हाल होता है। तो वास्तव में जो गणपति की जो सही पूजा है वो मेरे हिसाब से नहीं, जो बेकदरी जाता है। और समुद्रों में भी देखा गया है कि उनका जो केमिकल होता है मछलियों के लिए हानिकारक है। तो सोच समझ के हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। दूसरा लेते हैं दिवाली। दिवाली भी अच्छा त्योहार है, लेकिन हम लोग ने क्या कर दिया, पटाखों से कितने लोग को नुकसान हो रहा है, और जो मिठाइयों में कितना गोलमाल हो रहा है। मतलब त्योहार क्या थे, हमने क्या बना दिया। और पतंगबाजी भी चलते, जो पक्षियों को कितना नुकसान हो रहा है। और यहाँ तक कि जो बाइक चला रहे उनके गले पे कट जाता है, मैंने देखा कईयों को नुकसान हो। तो त्योहार का मतलब क्या था, क्या निकाल दिया। और होली कितना पवित्र त्योहार है, और इतना इन्होंने इतना मिस कर दिया कि लोग पीने खाने में, लोग होदंगबाजी में क्या निकाल। और यहाँ तक कि मुस्लिम भाई लोग बकरा का काटते हैं, भाई उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा। और यहाँ तक कि हम लोग जो मंदिर में चढ़ावा आदि देते हैं, तो वो पैसा कहाँ जाता है, पुजारियों के पास ही। तो वास्तव में हम लोग जो कर रहे हैं वो सोच समझ के करना चाहिए। हम क्या मानते हैं वो सही है या नहीं। जैसे कई लोग बोलते ये काम सही नहीं है, वो काम सही नहीं है। अरे कोई तो उसमें सक्सेस हुआ है, तो तुम्हारे मानने से क्या है। कोई लोग ड्रिंक आदि को बुरा मानते हैं, कई लोग की जो प्रथा है ये, कई लोग की प्रथा है कि उसके बिना काम नहीं होता। तो हमारा मानना ना मानना सही नहीं है, हमें देखना होगा हम क्या मान रहे हैं और क्या सही है। हम जो मान रहे हैं वो सही है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो वास्तविक सही है, कुदरत क्या चाह रही है, हमें वो देखना होगा। थैंक यू सर, मैं इतना ही बात को विराम दूंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच मनोज जी, आपने बहुत ही मतलब गहरी बातें बताई हैं। अगर आप समझी जाए इन चीजों को तो बहुत ही गहराई से आपने बात रखी अपनी। मैं चाहता हूं कि हर इंसान को, अगर वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, तो हर इंसान को किसी एक एरिया को पकड़ के जो है उस पर काम करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं, मनोज जी आप हर्षनाथ जी को इनवाइट कीजिए। प्लीज वेलकम मिस्टर हर्षनाथ जी, ग्रेट लीडर। तालियों के साथ स्वागत हो हर्षनाथ जी का। थैंक यू सो मच सर। सर आज मैं 2-3 चीजें बताऊंगा, क्योंकि मैं तैयारी तो नहीं की, लेकिन 2-3 चीजें जो मेरे माइंड में है वो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले 2 स्टोरी बताऊंगा। पहली स्टोरी ये है कि एक मतलब नाविक था, नाविक जो नाव चलाते हैं, है ना, और उस नाव में 2 विद्वान आदमी बैठे हुए थे। तो नाव जाती है नदी में, मतलब नाविक चलाता रहता है। तो विद्वान आदमी जो है नाविक से पूछते हैं, नाविक से कि तुमने पढ़ाई लिखाई की है। तो नाविक बोलता है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई तो नहीं किया है। तो विद्वान बोलते हैं कि आपने तो अपना 1/4 लाइफ, है ना, 1/4 जीवन अपना व्यक्त कर दिया।
फिर नाव कुछ देर और आगे बढ़ता है, तो फिर दूसरा विद्वान ने पूछा है तुम्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान है? तो नाविक बोलता नहीं मुझे तो ज्ञान नहीं है। तो वो बोलता है कि तुमने अपना आधा जीवन व्यस्त कर दिया। विद्वान बोलता है तुमने अपना आधा जीवन व्यस्त कर दिया। तो कुछ ही देर में नाव में हलचल होने लगती है और बाढ़ आने की संभावना हो जाती है, नाव हिलने डुलने लगता है ना। तो नाव डूबने के कगार पे जाता है। तो नाविक पूछता है विद्वान से आप लोग को तैरना आता है? तो बोलते हैं नहीं तैरना नहीं आता है। तो नाविक बोलता है आपने तो अपना पूरा जीवन व्यस्त कर दिया है ना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी आदमी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ काबिलियत होती है ना। तो सबके अंदर अपनी अपनी काबिलियत से अपने काबिलियत से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। फर्स्ट स्टोरी तो ये है सर। सेकंड स्टोरी मेरी सर ये है कि मैं बोलना चाहता था कि एक लड़का था है ना, उसने सुना था ये कि हेलो हाँ बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा, बोलिए। जी सर। एक लड़का था जी सर एक लड़का था, उसने सुना था कि बगल में एक बहुत ही बड़े गुरुजी आए हुए हैं और गुरुजी की एक खासियत है कि वो जो मतलब दीक्षा या ज्ञान देते हैं उनकी बातों का सुन लिया जाए तो कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। तो लड़का जाता है और गुरुजी से प्रार्थना करता है गुरुजी मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दीजिए जिससे मैं सफल हो जाऊं। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है बच्चा, लेकिन एक शर्त है कि जो भी मंत्र दूंगा उसको तुम फॉलो करना पड़ेगा। तो वो बोलते लड़का कि ठीक है गुरुजी है ना, बहुत अच्छी मैं उसको फॉलो करूंगा। तो उन लड़कों को पत्थर देते हैं कि बेटा ये पत्थर है और इसका मोल पता करके आओ कि ये पत्थर कितने कीमत का है। और ये एक शर्त ये है कि इसको बेचना नहीं, इस पत्थर को तुम जैसे ले जा रहे हो बस उसका मोल पता करना और उसको फिर लाके मुझे वापस कर देना। तो लड़का कहता है ठीक है गुरुजी। तो लड़का जाता है आगे और उस पत्थर को जाता है मार्केट में लेके निकलता है और दुकानदार से पूछता है कि भैया ये जो पत्थर है इसकी कीमत क्या है? तो दुकानदार बोलता है कि वही 5-10 रुपए होगी, दे दो मुझे। तो कहता नहीं मुझे बेचना है, बस इसकी कीमत जाननी थी। फिर और आगे जाता है, ड्राइवर मिलता है उसको। तो ड्राइवर से पूछता है कि ड्राइवर साहब ये जो पत्थर है आप इसको खरीदेंगे? हाँ। तो ड्राइवर बोलते हैं हाँ इसकी कीमत क्या लगाएंगे? तो ड्राइवर बोलता है यही 100 रुपए का आसपास लाएंगे, अपने गाड़ी के आगे टांग देंगे, देखने में अच्छा लगेगा। तो बोलते हैं नहीं मुझे बेचना है, मैं इसकी कीमत को जानना चाहता हूँ। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जाता है, पत्थर को लेकर के एक छोटा मोटा जोहरी रहता है उसके पास जाता है। तो उससे पूछता है कि ये आप पत्थर लेंगे? तो बोलता है हाँ बिल्कुल लेंगे। तो पूछता है कि आप इसकी कीमत क्या लेंगे? तो बोलते यही 1000, 1500, 2000 दूंगा। तो बोलता है ठीक है, तो मुझे बेचना नहीं बस कीमत जानना थी। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते जाता है, एक बहुत ही मतलब नायाब जोहरी थे जो हर चीज की परख करते थे, हर मतलब धातु की परख उनकी होती। तो उनके पास पहुंचता है तो पूछते हैं कि आप ये पत्थर को बताएंगे इसकी कीमत क्या है? तो बताते हैं कि ये पत्थर बेटा पत्थर ऐसी मतलब चीज है कि इसकी कीमत नहीं लगाई सकती है ना। तो वो कहता है कि तब भी इसकी कीमत क्या होगी? बोले कि पूरी यूनिवर्स की पूरी दुनिया की चीजें को दे दीजिए तो भी इस पत्थर की कीमत नहीं ले सकती है। तो उस पत्थर को वो लेके जाता है, वो उसको समझ में आ गया कि हाँ गुरुजी ने क्या मुझे दिया है। तो उन्होंने बताया कि जो पत्थर वो हीरा है ना। तो गुरुजी पापा वापस जाते हैं और बोलते हैं गुरुजी मुझे समझ में आ गया कि आपने जो चीज मुझे दिया वो हीरा से कोई कीमत नहीं लगाई सकती। ऐसे ही ईश्वर ने हम सभी को बनाया हुआ है, हम सभी को हीरे के रूप में बनाया हुआ है। हम लोग अपनी को परख नहीं कर पाते कि हम लोग क्या है। अगर हम अपनी को परख कर पाए, तलाश कर पाए, तो हम उस चीज को जो हमारे अंदर काबिलियत है उसको हम निकाल सकते हैं, उस रूप में अपने आप को साबित कर सकते हैं। सेकेंड स्टोरी मेरी ये थी। और थर्ड स्टोरी जी सर थैंक यू सर। और थर्ड स्टोरी सर मेरी ये है कि दो चीजें हैं। एक लकड़हारा होता है ना, वो क्या करता है कि वो उसको लकड़ी काटने का काम दिया जाता है। वो जाता है लकड़ी काटता है और एक दिन जाता है तो पहले दिन तो 7 पेड़ एक साथ काट देता है, दूसरे दिन 6 काटता है, तीसरे दिन 5 काटता है। ऐसे करते करते उसको जो पेड़ काटने की कैपेसिटी होती है धीरे धीरे कम होती जाती है। तो आगे क्या होता है कि उसका जो मालिक होता है बोलता है कि भैया तुमने जो पेड़ काट रहे थे उसकी जो कैपेसिटी बढ़नी चाहिए कम क्यों हो रही है? तो उस मालिक बताता है कि बेटा तुम जिसको काट रहे हो उसकी जो धार है उसको निकालो है ना, तो तुम्हारे पेड़ों की जो क्षमता है वो क्या काटने को बढ़ेगी। तो हमारे अंदर जो है 2 चीजें होती है, एक होता है शरीर, एक होता है मन, है ना। हमें इन दोनों का धार निकालना जरूरी होता है। और शरीर के लिए हमें क्या करना होता है, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज जो भी हमारी रूटीन होती है उसको फॉलो करना होता है ना। और मन के लिए हमारे मन के लिए धार निकालने के बहुत से टेक्निक्स हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो हमें अपना आहार जो है जो खाते हैं उसको हमें संयमित करना पड़ेगा। जो भी हम खाते हैं उसको लिमिट में,
है ना, सही खाएं, थोड़ा खाएं, सही खाएं। और हमें जो आज के समय में जो होता है, क्या कहते हैं, व्रत वगैरह लोग भूल गए हैं, है ना। व्रत रहना तो चाहते ही नहीं, चाहते कितना खा ले अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो हमें थोड़ा ही खाना है, सही खाना है और व्रत रहना है। हो सके तो वीक में 1 या 2 दिन हमें केवल पानी पर या हल्का फुल्का फल खा के ऐसे रहना है। इससे क्या होगा कि हमारी हेल्थ मेंटेन रहेगी। और जो चीज हम व्रत रहते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन माइंड तक पहुंचता है, जो खाने की वजह से नहीं पहुंचता है ना। तो ये रहना है। और कभी कभी हो सके तो हमें मौन रहने की आदत डालनी चाहिए। मौन रहना बहुत बड़ी विद्या है, जो हमारे महात्मा गांधी जी कहते थे कि मौन, हमेशा देखते हो कि वो हमेशा मौन रहते थे, ज्यादा से ज्यादा मौन रहते, मतलब नहीं बात करते हैं। मौन रहने से क्या होता है कि हमारे माइंड में इंट्यूशंस आते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, है ना। तो वो हमें रहना चाहिए। और मेडिटेशन वगैरह हमें करने चाहिए, सुबह शाम हो सके मेडिटेशन करना चाहिए। और जब समय मिले तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए, 5-10 मिनट करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए खुद से बैठ के शांत माहौल में, हमें वो चीजें करनी चाहिए। तो ये मेरी 2 चीज थी कि हमें माइंड और ये शरीर का धार निकलना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया। आप इंद्रजीत जो को इनवाइट कीजिए क्विकली, फटाफट। इंद्रजीत सिंह को जितना जल्दी हो सके। इंद्रजीत जी, कम ऑन द स्टेज प्लीज। इंद्रजीत हैं आप यहाँ पे? 1 2 3। चलिए, इंद्रजीत जी नहीं आ पा रहे हैं, नहीं कनेक्ट हो पा रहे, कोई बात नहीं है। और आज का सेशन बहुत धमाकेदार था। आप सभी लोग वीडियो बनाइएगा, आज के सेशन के बारे में एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, लोगों को मोटिवेट कीजिएगा। आज बहुत मजा आया हमको तो। और कोई कुछ कहना चाहता है? 1 मिनट और बैठेंगे, आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया लेकिन मजा आया। कोई कुछ कहना चाहता है? एनीवन? चलिए ठीक है, चलिए मैं कहता हूँ। हाँ बताइए क्विकली। थोड़ी सी, हाँ बिल्कुल, एक ही मिनट में। कुल मिला के आज का सेशन जो है इतना इनोवेटिव रहा, तो इससे बड़ी खुशी होती है कि हम सब लोगों के दिमाग इतने सुपर बेहतरीन काम करते हैं। तो ये अक्सर इस तरह का सेशन होना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस तरह की सेशन रखा जाए, ताकि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे से जहन को, छोटे से दिमाग को काम कर सकेंगे, उस पर काम कर सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और छोटी चीटियाँ जो हैं वो बड़ी मज़ेदार रहा कि हमारे होते हुए हाथी अपनी बेटी की शादी किसी और से कैसे करवा सकता है। वाह, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे जाएंगे। आपका अल्लाह खुदा भगवान वाहेगुरु गॉड जीसस आपको बहुत आगे ले जाए। गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बरसे और अमृत की बरसात आपकी जिंदगी में हो, इस दुआ के साथ मैं सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू सो मच सर।